भाइयों में शियाओ वू के आने का एहसास कर रहे टाइटैनिक जाइंट ऐप और अजूर बुल पाइथन अचानक अपनी जगह पर ठिठक कर खड़े हो गए। वे दोनों दूर आसमान की तरफ एकटक देखने लगे। तांग सांड भी रुक गया। उसने अपनी पर्पल डेमन आई का इस्तेमाल करके उन दोनों जीवों की नजरों का पीछा किया, लेकिन स्टार्ड और जंगल इतना विशाल था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और न ही कुछ महसूस हुआ। दोनों बड़े भाइयों, क्या हुआ? झू तभी अचानक जंगल के सुदूर इलाके से एक शक्तिशाली ऊर्जा की लहर क्षितिज पर फैलती हुई गुजरी। उस खौफनाक हवा के दबाव से कमजोर स्तर के पशु पक्षी बदहवास होकर इधर उधर भागने लगे और पेड़ पौधे बिना हवा के ही कांपते हुए खौफ बयां करने लगे। 1 लाख साल पुराना सोल बीस्ट टाइटल डोलवो, दामिंग, एयरमिंग और तांग सांड तीनों के मुंह से लगभग एक साथ चीख निकल गई। दोनों बड़े जीवों ने एक दूसरे को देखा और अगले ही पल तेजी से स्टार्ड और जंगल के बाहरी किनारे की तरफ झपटे। दोनों बड़े भाइयों, आखिर मामला क्या है? तांग सांड ने हवा में उड़ते हुए पूछा। लगता है हम देर से पहुंचे हैं। किसी ने हमसे पहले ही हमला कर दिया है। दा मिंग के नथुनों से भाप की 2 धारें निकलीं और उसने अपनी रफ्तार को आखिरी सीमा तक बढ़ा दिया। क्या सीनियर चेन या उनके साथी हैं? तांगसान ने यह सुनते ही अपनी भौहें सिकोड़ी, लेकिन उसका भारी मन आखिरकार हल्का हो गया। टाइटैनिक जाइंट ऐप ने पहले ही बताया था कि स्टार डॉ जंगल के बाहरी इलाके में किसी 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट का इलाका नहीं है। अगर इस वक्त वहां 1 लाख साल के किसी जीव की लड़ाई का एहसास हो रहा है, तो वह यकीनन वही दुष्ट भेड़िया राजा होगा। बस अभी यह साफ नहीं था कि उससे कौन भिड़ रहा था, सीनियर चेनशिंग, सीनियर गुरोंग, या फिर वह बूढ़ा जहरीला डुगुबो। चाहे जो भी हो, इस बार उस दरिंदे को किसी भी कीमत पर बचने नहीं दिया जाएगा। शियाओ बच जाएगी। अब शियाओ को और दर्द नहीं सहना पड़ेगा। यह सोचते ही तांग सांड का दिल खुशी और उत्साह से भर गया। उसने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया और अपनी पूरी ताकत झोंककर उड़ने की रफ्तार बढ़ा दी। बड़े भाइयों, वो यकीनन वही भेड़िया राजा है। उम्मीद है हम वक्त पर पहुंचकर शियाओ को सही सलामत बचा लेंगे। दोनों विशालकाय जीव यह सुनते ही दोनों जीवों के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई और उन्होंने आसमान की तरफ मुंह करके भयानक दहाड़ लगाई। सही दिशा का पता चलते ही दोनों जमीन को रौंदते हुए आगे बढ़े। उनके रास्ते में आने वाले अनगिनत विशाल पेड़ पिसकर धूल बनते चले गए। तांग सान, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। तभी अजूर बुल पाइथन की आवाज तांग सान के कानों में गूंजी। उस सोल बीस्ट की ताकत हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा खौफनाक है। 1 लाख साल पुराने जीवों के बीच ताकत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं होता, फिर भी हम शायद उसे मार ना पाएं। भले ही हम दोनों भी अपनी पूरी ताकत लगा दें, लेकिन शियाओ वो बहन के लिए मैं और एयरमिंग अपनी पूरी जान लगा देंगे। तांग सांड की भौहें सिकुड़ गईं और उसने कसकर अपना सिर हिलाया। फिक्र मत कीजिए दोनों बड़े भाइयों, इंसानों में भी ऐसे कई लोग हैं जो उसे मारना चाहते हैं। इस बार वह किसी भी हालत में बचकर नहीं निकल पाएगा। दूसरी तरफ स्टारडॉ जंगल के बाहरी इलाके में उस गहरे गड्ढे के अंदर बीबीडोंग जमीन पर घुटनों के बल बैठी तेज तेज सांसें ले रही थीं। उसके पूरे शरीर पर बिजलियां कड़क रही थीं और वह पूरी तरह झुलस चुकी थी। अपनी पूरी ताकत झोंकने के बाद भी पहली ही आसमानी बिजली ने उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया था और उसकी जान जाते जाते बची थी। उसी हमले के झटके से वह इस गड्ढे में आ गिरी थी, लेकिन राहत की बात यह थी कि आखिरी पल में उसने उस वार को रोक लिया था। 3 रंगों वाली आसमानी बिजली की पहली नीली बिजली तो रुक गई, लेकिन तुरंत बाद दूसरी पीली बिजली आसमान से टूटने लगी। सोल पावर के उल्टे वार से बीबीडोंग का खून उबल रहा था। अब वह किसी भी तरह का बचाव बाकी रखने का खतरा नहीं उठा सकती थी, क्योंकि उसे मौत की आहट साफ सुनाई दे रही थी। तभी उसकी पीठ पर एक तेज लाल रोशनी चमकी। 1 लाख साल पुरानी बोन स्किल सक्रिय हो गई। बीबीडोंग के सीने के पास एक बेहद उग्र और खौफनाक ऊर्जा का गोला चार्ज होने लगा। अगले ही पल उसने आसमान से गिरती उस पीली बिजली की तरफ 1 मीटर से भी ज्यादा चौड़ी लाल रंग की विशालकाय लेजर बीम दाग दी। एक तोप के गोले की तरह छूटी उस बीम के झटके से बीबीडोंग के पैरों तले की जमीन कांप उठी। वह लाल रोशनी जहां जहां से गुजरी, हवा चीरती हुई दोनों तरफ हटने लगी। नजारा बेहद खौफनाक और भव्य था। उधर हवा में वह पीली बिजली बिना किसी रहम के नीचे की तरफ झपट्टी वह पीली बिजली भी बीबीडोंग की टॉर्सो बोन स्किल की तरह हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी। पूरा आसमान गहरे पीले रंग में रंग गया। इंसानी ताकत का कुदरत की ताकत से मुकाबला करने का यही नतीजा होता है। भले ही वह एक मामूली सी बिजली ही क्यों ना दिख रही हो, उसने एक बार फिर बीबीडोंग के भव्य सोल स्किल को नाकाम कर दिया। आसमानी बिजली के पूरे गुस्से के साथ वह पीली बिजली और लाल रोशनी आखिरकार आपस में टकराईं। दोनों शक्तियां एक दूसरे में सिमटी और पल भर में एक जबरदस्त धमाके के साथ फट पड़ी। बीबीडोंग को लगा मानो पहाड़ों को तोड़ देने वाली विशालकाय ऊर्जा का सैलाब सीधे उसकी तरफ आ गिरा हो। वह बिजली मानो उसकी हड्डियों के मैरो तक को चीरती हुई निकल गई। 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट की टॉर्सो बोन से निकला उसका सबसे खौफनाक हमला हवा में किसी आतिशबाजी की तरह बिखर कर तबाह हो गया। गनीमत यह रही कि उस ऊर्जा के फैलने का दायरा बहुत बड़ा नहीं था। ठीक उसी पल जब बीबीडोंग उस दबाव को बर्दाश्त करने की आखिरी सीमा पर थी, चेन चांगफेंग ने बिजली की ताकत को 30% तक कम कर दिया। अगर वह ऐसा न करता तो यह हमला यकीनन बीबीडोंग को अपाहिज बना देता या मौत के घाट उतार देता, और चेन चांगफेंग ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। उसे एक बिल्कुल सही सलामत बीबीडोंग चाहिए थी, न कि हाथ पैर से लाचार और अपाहिज। इसके बावजूद हवा में जहां बिजली और सोल स्किल की टक्कर हुई थी, वहां बारीक बारीक काली दरारें उभर आईं, मानो आसमान किसी भी पल फट जाने वाला हो। स्पेस क्रैक्स। बीबीडोंग का दिल दहल उठा और उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ बेबसी छा गई।
उस राक्षस ने आखिरी पल में अपनी ताकत रोक ली और हवा में बिजली को छोड़कर स्पेस में दरारें पैदा कर दी। अगर वह बिजली सीधे मुझ पर गिरती तो नतीजा क्या होता, सोचना भी खौफनाक था। उस हमले की ताकत यकीनन किसी अल्टीमेट डोलुओ के स्तर की थी। बीबी दोंग का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। उसका तेज तेज कांपता हुआ सीना बयां कर रहा था कि उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। यह उसकी पूरी सोल पावर खत्म होने का साफ इशारा था। उसकी आंखों में अविश्वास और दहशत भरी हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह भेड़िया राजा उसे अब भी छोड़ने के मूड में नहीं था। 3 कलर डिवाइन थंडर, बिजली आसमान में पूरी तरह तैयार हो चुकी थी और किसी भी पल उसके सिर पर गिरने ही वाली थी। वह राक्षस न सिर्फ खौफनाक हद तक ताकतवर था, बल्कि वह बीबीडोंग के बारे में सब कुछ जानता था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बीबीडोंग ने अभी तक अपना आखिरी तुरुप का इक्का इस्तेमाल नहीं किया था। वह तो बस बीबीडोंग के अहंकार और घमंड को पूरी तरह तोड़ देना चाहता था। चेन चांगफेंग हवा में खड़ा होकर बेहद शांत नजरों से नीचे बीबीडोंग को देख रहा था। बीबीडोंग, क्या तुम अभी भी अपनी जान बचाने की पागलों जैसी कोशिश करोगी? क्या तुम अभी भी मुझसे लड़ोगी? इससे बेहतर है कि तुम मेरे सामने घुटने टेक दो और मेरी हो जाओ। मैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। और वैसे भी मुझे एहसास हो रहा है कि 2 बड़े जीव तेजी से इसी तरफ आ रहे हैं। अगर तुम मेरी बात मान लेती हो तो तुम्हें 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग्स तोहफे में देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुम बीबी दोंग ने अपने उबलते हुए खून और दर्द को किसी तरह दबाया और अविश्वास से अपनी आंखें फाड़कर बोली, 1 लाख साल की सोल रिंग्स? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। खुद 1 लाख साल का सोल बीस्ट होकर भी क्या तुम अपनी ही बिरादरी के जीवों को मारकर मुझे सौंप दोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूं जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती। चेन चांगफेंग हंस पड़ा और उसकी हंसी बेहद ठंडी और खौफनाक थी। इस स्टारडो जंगल में सिर्फ ताकतवर का राज चलता है और यहाँ हर सोल बीस्ट का अपना इलाका होता है। यहाँ बिरादरी जैसी कोई चीज नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, वे दोनों जीव तो मुझे मारने ही आ रहे हैं। अगर मैं उन्हें न मारूं तो क्या उनका आदर सत्कार करने के लिए उन्हें छोड़ दूं? तुम तुम सच में एक नीच दरिंदे हो, एक बेदर्द जालिम जीव। बीबी दोंग का चेहरा और भी पीला पड़ गया। वह इस भेड़िया राजा की बेरहमी से मन ही मन दहल उठी थी, लेकिन साथ ही 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग्स का नाम सुनकर उसका दिल भी ललचा गया था। क्या तुम इतने दरियादिल हो कि मेरी मदद के लिए उन जीवों का शिकार करोगे? बताओ, तुम्हारा असली मकसद क्या है? तो तुम तैयार हो? चान चांगफेंग ने अपनी भौहें उठाईं और आखिरकार बिना किसी हिचकिचाहट के अपने होठों पर जीभ फेरी। वह उत्तेजित होकर सीधे मुद्दे पर आया। मेरा मकसद बहुत सीधा है। तुम्हारा ब्लड लाइन बेहद ताकतवर है। तुम्हें मेरे बच्चे को जन्म देना होगा। नहीं, एक नहीं, कम से कम 2। या फिर तुम खुद बता दो कि तुम कितने बच्चों को जन्म दे सकती हो। क्या? चेन चांगफेंग की बात सुनते ही बीबी दोंग का दिमाग फट पड़ा। वह गुस्से से पागल हो उठी। तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो? शब्द मुंह से निकलते ही बीबी दोंग के शरीर से सोल पावर किसी भयानक बवंडर की तरह फूटी। जान दी जा सकती थी, लेकिन ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। उस नीच भेड़िया राजा की इतनी हिम्मत कि वह उससे अपने बच्चों की मां बनने की बात कहे, और वह भी एक नहीं, कई बच्चे। जरा सोचिए, वह एस्प्रिट हॉल की महान और रोबदार पोप थी। क्या वह किसी सोल बीस्ट के लिए, या यूं कहें कि 2 सोल रिंग्स के बदले, बच्चों को जन्म देगी? यह उसके स्वाभिमान और गरिमा पर सीधा और सबसे घटिया हमला था। क्यान शुंजी उसकी पूरी जिंदगी का सबसे भयानक और काला साया था, और उसने कभी नहीं सोचा था कि आज वही खौफनाक मंजर एक सोल बीस्ट के रूप में उसके सामने फिर खड़ा हो जाएगा। मुकाबला करना ही इस वक्त उसके पास इकलौता रास्ता बचा था, भले ही अंजाम मौत ही क्यों ना हो। बीबी दोंगन अपनी जान देने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। तभी उसकी दाहिनी टांग से एक अजीब और खौफनाक लाल रोशनी फूटी, जिसने पल भर में उसके चारों तरफ एक गोल सुरक्षा कवच खड़ा कर दिया। जी हाँ, यह बीबी दोंग की 1 लाख साल पुरानी सॉफ्ट बोन रैबिट की राइट लेग बोन का इकलौता हुनर था। एक ऐसा सोल बोन स्किल जिसे उसने आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया था। गोल्डन बॉडी। ये 3 सेकंड के लिए गॉड लेवल से नीचे के हर हमले के आगे 100% अभेद्य सुरक्षा देने वाला एक बेमिसाल हुनर था। कड़कड़ाहट। वह तीसरी सुनहरी लाल बिजली सीधे नीचे आ गिरी। पूरा पहाड़ उस धमाके से दहल उठा और बीबी दोंग पूरी तरह जमीन के नीचे धंस गई। आह! भले ही बीबी दोंग ने उस हमले को रोक लिया था, लेकिन इस चक्कर में वह बुरी तरह जख्मी हो गई। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। इनविजिबल बॉडी ने उस आसमानी बिजली के शारीरिक वार को तो रोक लिया था, लेकिन उसके अंदर मौजूद मानसिक जहर और तबाही को नहीं रोक पाई। उस पल बीबी दोंग की आत्मा लगभग छिन्न भिन्न ही हो गई थी। ठीक उसी पल चेन चांगफेंग ने अपना सिर घुमाकर स्टारडो जंगल की गहराइयों की तरफ देखा और मन ही मन बड़बड़ाया। अफ, बड़े जल्दी पहुंच गए बेवकूफ। मेरा खेल बिगाड़ रहे हैं। इनसे निपटने के बाद तुम दोनों का नंबर लगाता हूं। आऊ! एक लंबी और खौफनाक भेड़िया चीख से पूरा आसमान गूंज उठा। चेन चांगफेंग के शरीर से डार्कनेस ऊर्जा का एक भयानक गुब्बारा फूटा और पल भर में पूरे स्टारडो जंगल के ऊपर का माहौल अजीब और रहस्यमय हो गया। आसपास का पूरा इलाका किसी गहरे अंधेरे में डूब गया। बीबी दोंग की फटी आंखों के सामने आसमान में एक विशालकाय काला बवंडर बनने लगा। वह काला बवंडर किसी अथाह खाई जैसा था। सिर्फ एक नजर देखने मात्र से ही इंसान का दिल और दिमाग कांप उठता था। क्या यह सीधा हेल का रास्ता है? कितना खौफनाक हुनर है। भले ही बीबी दोंग ने स्लॉटर सिटी की तबाही देखी थी और वह रक्षा गॉड की भयानक ताकत को जानती थी, लेकिन हवा में तैरते इस काले बवंडर को देखकर वह दहल उठी। ये एक ऐसा डर था जो उसकी रूह की गहराइयों से खुद ब खुद निकल रहा था। तुम क्या करने वाले हो? बीबी दोंग ने अपनी जिंदगी में पहली बार इस तरह की खौफनाक दहशत महसूस की थी। क्या करने वाला हूं, खुद देख लो।
चेन चांगफेंग के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी और अगले ही पल एक बेहद अजीब और अनहोनी घटना घटी। बीबीडोंग ने महसूस किया कि उस काले बवंडर की घूरती हुई नजर के तले उसका पूरा शरीर अपनी जगह पर पूरी तरह जम चुका था। उसके आसपास की हर चीज, यहां तक कि बहती हुई हवा भी, बीच रास्ते में ही ठहर गई थी। सब कुछ थम चुका था। नहीं, बीबीडोंग पूरे दिल से विरोध करना चाहती थी, लेकिन वह उंगली तक नहीं हिला सकती थी। वह बेबस होकर खुद को उस घने अंधेरे में निगलते हुए देखने पर मजबूर थी। चेन चांगफेंग 2 सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। उसने अपना सिर घुमाकर स्टार्डो जंगल की गहराइयों से तेजी से भागे चले आ रहे उन दोनों विशालकाय सोल बीस्ट्स दामिंग और अर्मिंग की तरफ देखा। एक ठंडी हुंकार भरी और खुद भी उस अबीसल स्वालो स्पेस के अंदर दाखिल हो गया। उसी पल आसमान में बना हुआ काला बवंडर अंदर की तरफ सिमटने लगा और अगले ही सेकंड एक छोटे से चमकदार बिंदु में बदलकर स्टारडो जंगल के ऊपर से हमेशा के लिए गायब हो गया। पीछे छूट गया तो बस कई हजार वर्ग मीटर का एक विशालकाय खौफनाक गड्ढा। इस वक्त चेन चांगफेंग बीबीडोंग को लेकर उस अबीसल स्पेस के अंदर पहुंच चुका था। उस स्पेस के अंदर कदम रखते ही बीबीडोंग का मार्शल सोल ट्रू फॉर्म पूरी तरह टूट गया और वह अपने असली इंसानी रूप में वापस आ गई। अब वह उस काया को संभाल पाने में पूरी तरह असमर्थ थी। अबिसल स्वॉलोइंग, ये एक मानसिक और स्पेस कंट्रोल निगलने वाला खौफनाक हुनर था। इसके सक्रिय होते ही दुश्मन को जबरदस्ती एक ऐसे अबीसल स्पेस में खींच लिया जाता था जहां सिर्फ उस हुनर के मालिक की हुकूमत चलती थी। इस स्पेस के अंदर दुश्मन अपनी किसी भी सोल स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसकी हरकतें सुस्त हो जाती थीं और उसकी मानसिक शक्ति को पूरी तरह दबा दिया जाता था। जब इसे अबीसल डोमेन के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता तो इसका असर दोगुना हो जाता था। यह दुश्मन के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लेता था, उसके होश और हवास को तहस नहस कर देता था और उसके शरीर से उसका नियंत्रण छीन लेता था, जब तक कि वह पूरी तरह मारा न जाए या निगलकर खत्म न कर दिया जाए। जैसे ही बीबीडोंग ने उस स्पेस में कदम रखा, एक बेमिसाल और अटूट डार्कनेस ताकत ने उसकी आत्मा पर हमला बोल दिया। क्या मैं मर चुकी हूं? क्या मेरी जिंदगी खत्म हो गई? बीबीडोंग ने अपनी आंखें कसकर भींच लीं और उसकी आत्मा कांप उठी। दोंग एयर! तभी अचानक एक बेहद जानी पहचानी और पुरानी आवाज गूंजी। बीबीडोंग ने झटके से अपनी आंखें खोल दी। शियाओगांग, ये कौन सी जगह है? बीबीडोंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह जिस जगह खड़ी थी वह येलिंग सिटी के बाहर का वही जंगल था जहां 16 साल की उम्र में उसकी मुलाकात पहली बार यू शियाओगांग से हुई थी। यहां तक कि उसका अपना शरीर भी ढलकर 16 साल की मासूम लड़की के रूप में बदल चुका था। तो मैं सच में मर चुकी हूं, वरना मुझे शियाओगांग यहां कैसे मिलता? लेकिन यह सब बस एक इल्यूजन था। यह सब चैन चांगफेंग के दिमागी और मानसिक नियंत्रण का खेल था। इस वक्त बीबीडोंग के सामने जो शख्स खड़ा था वह यू शियाओगांग नहीं, बल्कि चेहरे पर एक शैतानी और हवस भरी मुस्कान लिए चेन चांगफेंग था। चेन चांगफेंग के सीने की गर्माहट उसके कपड़ों को चीरती हुई बीबीडोंग के चेहरे और पूरे शरीर में उतर रही थी। सीधे बीबीडोंग की मानसिक दुनिया पर हमला कर दिया। ठीक उसी पल उसके अंदर छिपी रक्षा गॉड की दिव्य चेतना का एक अंश अचानक जाग उठा और उसने बीबीडोंग को झटके से हकीकत में वापस खींच लिया। वह पल भर में होश में आ गई। नीच, बेहद घटिया और नीच दरिंदे तुम! लेकिन सोल पावर का नियंत्रण खत्म होते ही उस जहरीले कामुक जहर का असर बीबीडोंग के शरीर में पूरी तरह फैल चुका था। जहर उसकी सांसों के जरिए खून की नसों में दौड़ रहा था, उसके खुले रोम छिद्रों में समा रहा था और उसकी कांपती हुई रेशमी त्वचा को जकड़ रहा था। उसका शरीर और दिमाग उस होश उड़ाने वाली महक और उत्तेजना के आगे पूरी तरह घुटने टेक चुका था। चेन चांगफेंग ने अपने सामने खड़ी हुस्न की मल्लिका बीबीडोंग को देखा। उसका खूबसूरत चेहरा एक दिलकश गुलाबी लाल रंग से भर चुका था। उसकी वे आंखें, जो कभी बेहद सतर्क और तेज थीं, अब पूरी तरह धुंधली और बेबस हो चुकी थीं। नजर थोड़ा नीचे गई तो उसकी लंबी गोरी गर्दन पर भी गुलाबी रंग की एक परत चढ़ चुकी थी। अचानक उसके अंदर से एक काली रोशनी फूटी। बीबीडोंग ने अपनी पूरी आखिरी ताकत समेटकर चेन चांगफेंग को पीछे धकेल दिया और सारा मायाजाल टूटकर हकीकत में बदल गया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह झर पलक झपकते ही उसकी नसों और स्टैटिक धमनियों में समा चुका था। बीबीडोंग को लगा मानो उसके पूरे शरीर में एक मीठा सा सुन्नपन और भयानक खुजली दौड़ रही हो, जैसे करोड़ों चींटियां एक साथ उसकी हड्डियों को चबा रही हों। दर्द को तो इंसान फिर भी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन हड्डियों के अंदर से उठने वाली यह अजीब सी छटपटाहट दर्द से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। उस बेकाबू और तड़पा देने वाली हलचल ने बीबीडोंग को तड़पने पर मजबूर कर दिया, यहां तक कि उसकी सोचने समझने की सलाहियत पूरी तरह खत्म हो गई। वह बेचैनी सीधे उसकी हड्डियों के मैरों से उठ रही थी और वह असहनीय तड़प में जल रही थी। दफा हो जाओ, यहां से दूर हटो! बीबीडोंग लगभग चीख पड़ी। वह सब कुछ भूलकर यहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि उसके शरीर में तिनके बराबर भी जान नहीं बची थी। यहां तक कि चलने फिरने की ताकत भी खत्म हो चुकी थी। उसका हसीन चेहरा पूरी तरह लाल पड़ चुका था, उसकी आंखें पूरी तरह धुंधली हो गई थीं और उनकी बैंगनी चमक की जगह अब एक गहरी सुर्ख लाली ने ले ली थी। अगले ही पल बीबीडोंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को चेन चांगफेंग की बाहों में झोंक दिया। एक गर्म और दिल को सुकून देने वाली राहत का एहसास पल भर में उसके पूरे शरीर में फैल गया। भले ही बीबीडोंग की आत्मा और स्वाभिमान अंदर ही अंदर इस घिनौने पल का विरोध कर रहे थे, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन उसका शरीर बेकाबू होकर उसके साथ दगा कर चुका था। इस पल ऐसा लगा मानो उसकी सारी तड़प और दर्द पल भर में गायब हो गए हों। वह उसी चेन चांगफेंग को कसकर बाहों में भरे हुए थी जिससे वह सख्त नफरत करती थी। और फिर बाकी सब कुछ मिट गया। वक्त गुजरता गया और बहुत लंबा समय बीत गया, जब तक कि ग्रेट डाओ येनयांगची उस स्पेस को चीरकर अबीसल स्वालो स्पेस के अंदर उतरी। डिंग! बधाई हो होस्ट, आपने अपने छठे वारिस के गर्भाधान की प्रक्रिया पूरी कर ली है। आपके इनाम तैयार किए जा रहे हैं। डिंग! बधाई हो होस्ट, आपने ग्रेट डाओ येनयांगची को अवशोषित कर लिया है। यिनची, यिनकी का हिस्सा बीबीडोंग को मिला। इनाम: सोल पावर में एक स्तर की बढ़ोतरी। उनकी ताकत बढ़कर 98 लेवल सुपर डॉलुओं हो गई है। इनाम: उनकी दोनों स्पाइडर एम्परर आत्माएं डिवाइन रैंक में बदल गई हैं और उनकी आत्माओं के एट्रीब्यूट्स 10 गुना बढ़ गए हैं। यांगची का हिस्सा होस्ट को मिला। 10 गुना इनाम रिटर्न ट्रिगर हुआ। इनाम कन्वर्ट किए जा रहे हैं।
इनाम एक, ब्लड लाइन प्यूरिफिकेशन। बधाई हो होस्ट, आपने अल्टीमेट फायर एट्रीब्यूट हासिल कर लिया है। आपका खून सुधरकर फ्लेम वुल्फ एम्परर में बदल गया है। इनाम दो, शरीर की ताकत। होस्ट की सोल बीस्ट उम्र में 50,000 साल का इजाफा किया जाता है। इनाम तीन, स्किल्स का विकास। होस्ट का सोल स्किल सनसेट अपग्रेड हो गया है। सिस्टम पैनल अपडेट हो रहा है। होस्ट चेन चांगफेंग। प्रजाति सोल बीस्ट, देवोरिंग वुल्फ एम्परर। उम्र 1,97,000 साल। 98 लेवल सुपर डॉलुओ के बराबर की ताकत। गॉड लेवल स्टेज, अर्ली डिवाइन रेल्म। सोल स्किल्स, हेवन बर्निंग फ्लेम्स, डोमेन, विंड गॉड डोमेन, अबीसल डोमेन। विशेष स्किल सनसेट, सूर्य की असली अग्नि की शक्ति से सूर्य की परछाई अवतरित होती है जो दुश्मनों को उस अग्नि में जलाकर राख कर देती है। यदि दुश्मन की ताकत इस स्किल को चलाने वाले से कम है तो वह खुद से इससे कभी छूट नहीं सकता और अपनी पूरी सोल पावर खत्म होने तक जलकर मर जाता है। यह स्किल ईविल एट्रीब्यूट वाले जीवों और सोल मास्टर्स पर दोगुना असर करती है। साथ ही इसमें हेवन बर्निंग का असर है जो हर तरह की जीवन ऊर्जा को जलाकर शुद्ध कर देता है। चेन चांगफेंग के शरीर पर एक दिव्य और डिवाइन आर्म चमकने लगी जो बेहद आकर्षक लग रही थी। उसका इंसानी रूप में बदलना एक कदम और आगे बढ़ चुका था। जबरदस्त, बीबीदों का खून सच में बेमिसाल है। सिस्टम की आवाज सुनते ही चेन चांगफेंग का खून खौल उठा। एक ही बार में पूरे 50,000 साल की ताकत का इनाम। अब वह 2 लाख साल की महान ताकत से सिर्फ 3,000 साल दूर था। और तो और उसे अल्टीमेट फायर भी मिल चुका था। वह कियान रेनशुए की ट्रू सन फायर निकली। जाहिर है कि यह डॉलवो दुनिया की सबसे ताकतवर आग थी और सबसे अहम बात यह थी कि यह ट्रू सन फायर आगे चलकर सबसे बड़े केओन्स हेवनली फायर में तब्दील हो सकती थी। भले ही अभी इसके पूरे प्रभाव का अंदाजा न हो, लेकिन इतना तय था कि यह ट्रू सन फायर से भी कहीं ज्यादा खौफनाक होगी। अब वह अल्टीमेट डोलवो बनने से बस एक कदम दूर था। भले ही उसे पूरी तरह अजेय न कहा जाए, लेकिन आधा अजेय तो वह बन ही चुका था। इंसानी टाइटल डोलवो में से स्वर्ड डोलवो चेनशिंग और बोन डोलवो गुरोंग अब उसके मुकाबले में कहीं नहीं ठहरते थे। जब तक स्पिरिट हॉल के पुजारी सी गॉड आइलैंड और क्लियर स्काई सेक्ट मैदान में नहीं आते, तब तक इंसानी दुनिया में उसे चुनौती देने वाले बहुत कम लोग बचे थे। अगर वे उसे परेशान करने नहीं आते तो ठीक, लेकिन अगर आए तो वह उन्हें तब तक गाजर मूली की तरह काटेगा जब तक वे आने की हिम्मत ही छोड़ न दें। अब तो बस स्टार्डो जंगल के अंदरूनी इलाके के खौफनाक जीव ही बाकी थे। एक बार वह 2 लाख साल का ट्राइब्यूलेशन पार कर ले और थंडर पावर को हासिल कर ले तो उनसे भी भिड़ने की ताकत आ जाएगी। लगता है मुझे अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। चेन चांगफेंग के दिल में एक अजीब सी नई उम्मीद जाग उठी। न जाने कितना वक्त गुजर गया। जब बीबीदोंग ने धुंधली आंखों से अपनी पलकें खोली, उसके पूरे शरीर में मीठा मीठा दर्द हो रहा था। अगले ही पल बीबीदोंग झटके से उठकर बैठ गई। बेहोश होने से ठीक पहले की सारी यादें उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधी और उन खौफनाक तस्वीरों ने उसके दिमाग और स्वाभिमान को चकनाचूर कर दिया। नामुमकिन, ये सब बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता है? आह! एक बेबस, रोती हुई और गुस्से से भरी चीख उस गहरे काले स्पेस में गूंज उठी। बीबीदोंग को आसपास वह जानी पहचानी और नफरत भरी सूरत कहीं दिखाई नहीं दी। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ गया और फिर बेइज्जती, जबरदस्त गुस्सा और जानलेवा दुश्मनी उसके दिल में उफनने लगी। दरअसल चेन चांगफेंग खुद अपनी मर्जी से बाहर नहीं गया था, बल्कि उसे जबरदस्ती जाना पड़ा था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसकी गैर मौजूदगी में तांग सांड उन दोनों विशालकाय जीवों को लेकर उसके घर पर डाका डालने पहुंच चुका था। इसीलिए चेन चांगफेंग तुरंत उस स्पेस से बाहर निकल गया और पीछे छूट गई बेबस बीबीदोंग, जो उस स्पेस के अंदर पागलों की तरह अपना गुस्सा और बेबसी निकाल रही थी। इस वक्त जंगल के एक विशाल झरने के नीचे अज्जुर पाइथन द मिंग ने पूरी झील पर कब्जा जमा रखा था, जबकि टाइटैनिक जाइंट एप ईर मिंग किनारे पर चौकन्ना खड़ा था। दोनों विशालकाय जीवों को शियाओवू की मौजूदगी का एहसास हो चुका था। तांगसान! अज्जुर पाइथन ने नथुनों से भाप छोड़ी और अपने विशालकाय बैल जैसे सिर को झरने की तरफ घुमाते हुए बोला, उस झरने के ठीक पीछे एक गुफा है। शियाओवू बहन यकीनन उसी गुफा के अंदर कैद है, लेकिन गुफा के मुहाने पर एक बैरियर लगी हुई है। जाहिर है कि वह उस भेड़िया राजा ने ही लगाई है। अगर हमने उस पर जबरदस्ती हमला किया तो वह दरिंदा तुरंत चौकन्ना हो जाएगा। तांग सांड को यकीन ही नहीं हो रहा था कि शियाओवू और बाकी सब ठीक यहीं मौजूद थे, सिर्फ झरने के उस पार। वह यह सोचकर ही अंदर तक टूट गया कि शियाओवू और बाकी लड़कियां उस नीच दरिंदे का जुल्म सह रही होंगी और झरने के उस पार से उन्हें, तांग सांड और बाकी लोगों को आते जाते देखकर कितनी बेबस और मायूस महसूस कर रही होंगी। क्लियर स्काई हैमर! तांग सांड अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने अपनी रैंडम क्लॉक हैमर तकनीक चलाई। उसकी उफनती हुई सोल पावर ने 100 मीटर ऊंचे झरने के पानी को चीर कर रख दिया और पहाड़ी के बीचों बीच बनी वह विशालकाय 10 मीटर चौड़ी गुफा आखिरकार सामने आ गई। इस वक्त गुफा के अंदर मौजूद निंगरोंगरोंग, झूझूछिंग, शियाओवू और बाई चिनशंग चारों की आंखों में आंसू छलक आए और उनके गले रुंध गए। लेकिन तांग सांड के इस उत्साह के सामने निंगरोंगरोंग के पीछे छिपी बेसुध आंखों वाली शियाओवू को छोड़कर बाकी तीनों लड़कियों के चेहरों पर कोई खास असर नहीं दिखा। उनके अंदर बचाए जाने की कोई खुशी या एहसास नहीं था। ऐसा नहीं था कि वे यहां से निकलना नहीं चाहती थीं, बल्कि वक्त के साथ उनके दिल की पुरानी उम्मीदें पूरी तरह मर चुकी थीं। अगर वे आज बाहर की दुनिया में वापस चली भी जाती तो भी वे पुराने समाज और अपने लोगों का सामना करने के काबिल नहीं बची थीं। जब भाग निकलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई तो उन्होंने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। उनकी सोच हमें यहां से भागना ही होगा से बदलकर अब हमें यहीं रहना पड़ेगा में ढल चुकी थी, क्योंकि वे कड़वी हकीकत को अच्छी तरह समझ चुकी थीं।
तांग सांड के चेहरे से खुशी की मुस्कान गायब हो गई। खासकर जब उसकी नजर झू झू चिंग और निंग रोंगरोंग के उभरे हुए पेट पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वे दोनों प्रेग्नेंट थीं। एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सन्नाटा और दिमागी सदमा तांग सांड के पूरे शरीर में दौड़ गया। वह पूरी तरह सुन्न पड़ गया। झूचिंग प्रेग्नेंट है, वह अपने बड़े भाई दाई मुबाई को क्या जवाब देगा? रोंग रोंग प्रेग्नेंट है, वह सेक्ट मास्टरनिंग को मुंह दिखाने के काबिल कैसे रहेगा? आखिरकार सी गॉड आइसलैंड का यह सफर उसी का विचार था। किसने सोचा था कि 4 महीने से भी कम समय में श्रेक एकेडमी और तांग सेक्ट पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। कोई मारा गया तो कोई पकड़ा गया, और अब इन दोनों लड़कियों के पेट इतने बड़े हो चुके थे। तांग सांड इस कड़वे सच को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तांग सांड, जैसे ही तांग सांड गुफा के मुहाने पर लगी सील पर हमला करने ही वाला था, आसमान से एक ठंडी हुंकार गूंजी। सोचा नहीं था कि तुम यहां तक पहुंच जाओगे। शब्द खत्म होते ही अल्टीमेट विंड की एक खौफनाक धार हवा को चीरती हुई सीधे नीचे आ गिरी। तांग सांड का रंग उड़ गया और उसने झटके से अपनी पीठ से निकली 8 स्पाइडर लांसेस को अपने बचाव में आगे कर लिया। कड़कड़ाहट, एक भयानक धमाका हुआ। तांग सांड की 8 स्पाइडर टांगें उसके सीने के आगे ही टूटकर बिखर गईं और उसका शरीर तोप के गोले की तरह नीचे झील के पानी में जा गिरा, जिससे पानी की विशालकाय लहरें आसमान छूने लगीं। तभी दूर आसमान से एक लाल रोशनी तेजी से उड़ी और पलक झपकते ही गुफा के अंदर दाखिल हो गई। ये वक्त पर लौटा हुआ चेन चांगफेंग था। भेड़िया राजा, आप वापस आ गए। चेन चांगफेंग को देखते ही निंग रोंगरोंग, झू झूचिंग और बाई चेन श्यांग आदत के मुताबिक खुद ब खुद उसके पास आ गईं और उसके हाथों को कसकर थाम लिया। यहां तक कि बेसुध और खाली आंखों वाली शियाओवू ने भी चेन चांगफेंग के कपड़ों का किनारा पकड़ लिया। जाहिर था कि इस वक्त सिर्फ वही एक शख्स था जो उन्हें सुरक्षा और सुकून का एहसास करा सकता था। अपने आगोश में चारों लड़कियों की घबराहट महसूस करके चेन चांगफेंग के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। फिक्र मत करो, तुम्हारा यह राजा इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। यह सुनकर निंग रोंगरोंग ने राहत की सांस ली। फिर जैसे उसे कुछ याद आया, उसका चेहरा शर्म से थोड़ा लाल हो गया। भेड़िया राजा, क्या आप कुछ दिन झूचिंग के साथ गुजार सकते हैं? आजकल उसे बहुत चक्कर आते हैं, सुस्ती रहती है, नींद आती है और खाना खाने का मन नहीं करता। रोंगरोंग, झूझूचिंग ने शर्मिंदा होकर उसे धीरे से टोका। मैं सच ही तो कह रही हूं। तुम्हारी प्रेगनेंसी के लक्षण इतने साफ हैं, तुम तो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही हो। निंग रोंगरोंग बुदबुदाई। इतनी हालत खराब है? चेन चांगफेंग की आंखों में चिंता की एक झलक कौंधी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर झू झू छिंग के पेट को सहलाया और फिर पानी से बाहर निकल रहे तांग सांड की तरफ देखकर उसके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान तैर गई। रुको, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ दिमाग और शरीर को सुकून देने वाली इमॉर्टल हर्ब्स छीन कर लाता हूं। यहाँ का माहौल बहुत खराब है। एक बार यह सब निपट जाए तो मैं तुम सबको स्टार्डो जंगल के मुख्य अंदरूनी इलाके में ले चलूंगा। वहां सोल पावर बहुत घनी है, जिससे बच्चे के विकास में मदद मिलेगी। ये कहते हुए चेन चांगफेंग ने निंग रोंगरोंग के गालों को चुटकी से दबाया। और तुम, छोटी शरारती, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताऊं? मैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। निंग रोंगरोंग घबरा गई और उसकी नजरें यहां वहां भटकने लगीं। तुम भी तो प्रेग्नेंट हो, 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं ना? अब कोई खतरा नहीं है। चेन चांगफेंग हंस पड़ा और उसकी नजरों ने निंग रोंगरोंग के शरीर को सरसरी तौर पर देखा। कम से कम 3 महीने बाद तो यह राजा तुम्हारे साथ अच्छे से वक्त बिता सकता है। माम, मुझे नहीं चाहिए, मुझे दर्द से डर लगता है। निंग रोंगरोंग का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने तुरंत बात बदलते हुए कहा, टीचर एलोंग अभी भी खाना नहीं खा रही हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। दूसरी तरफ तांग सांड गुफा के मुहाने की सील को नीचे से देख रहा था और उसकी आंखें गुस्से से बाहर निकलने को थीं। भले ही उस सील की वजह से उसे गुफा के अंदर की आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उनकी हरकतें देखकर ही उसका दिमाग पूरी तरह घूम गया था। खासकर शियाओ वो क्या रूह न होने पर भी वह अनजाने में उसी राक्षस का सहारा ढूंढ रही है। शियाओ वो, मैं तुम्हारा भाई हूं। तांग सांड की आंखों में खून उतर आया। इसी बीच दामिंग और एयरमिंग भी पास आ गए। एयरमिंग ने नासमझी में पूछा, बड़े भाई, शियाओ वो बहन और बाकी सब अंदर क्या कर रही हैं? शायद वे तांग सांड के लिए दया की भीख मांग रही हैं। अजूर बुल पाइथन ने अपना अंदाजा लगाया। मैं उस राक्षस की आंखों में तांग सांड के लिए साफ जानलेवा गुस्सा देख सकता हूं। तांग सांड का मन हुआ कि अपना सिर पीट ले। क्या इन दोनों 1 लाख साल पुराने जीवों को इंसानों की जरा भी समझ नहीं थी? क्या इनकी बुद्धि इतनी पैदल थी? वे लड़कियां वहां क्या कर रही हैं? क्या इन्हें सच में समझ नहीं आ रहा था? हालांकि इसमें इन दोनों जीवों की भी कोई गलती नहीं थी। वे पूरी जिंदगी स्टार्डो जंगल में रहे थे, भला वे इंसानों के पेचीदा रिश्तों और भावनाओं को क्या समझते? तांग सान, तभी चेन चांगफेंग ने गुफा से नीचे तांग सान को घूरते हुए हुंकार भरी। तुम इमॉर्टल हर्ब्स के अच्छे पारखी हो। मेरी औरतों को अपने होने वाले बच्चों के विकास के लिए ताकतवर जड़ी बूटियों की जरूरत है। तुम्हारे पास जो भी शरीर को ताकत देने वाली नायाब जड़ी बूटियां हैं, वे सब यहीं छोड़कर दफा हो जाओ। मैं आज तुम्हारी कुत्ते जैसी जान बख्शता हूं। मेरी औरतें, बच्चों का विकास। ये बात तांग सान के कलेजे पर छुरे की तरह लगी। तांग सान का चेहरा गुस्से और बेबसी से पूरी तरह सफेद पड़ गया। उधर यह सुनकर द मिंग और एयर मिंग की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। बच्चों का विकास? क्या शियाओ वो बहन प्रेग्नेंट है? जाहिर था कि वे दोनों विशालकाय जीव भी शियाओ वू से दिल ही दिल में बेपनाह मोहब्बत करते थे, बचपन के साथी जो ठहरे। बस बात इतनी थी कि उन्होंने आज तक अपने दिल की बात उससे नहीं कही थी। चेन चांगफेंग को इस बात का अच्छी तरह पता था। असल कहानी में भी इन दोनों जीवों ने मरते वक्त तांग सांड को अपनी सोल रिंग्स सौंपते समय ही अपने दिल का राज खोला था। तब द मिंग ने कहा था, तुम सबसे बेहतरीन इंसान हो। सच तो यह है कि मैं और एयर मिंग दोनों शियाओ वू से प्यार करते थे। बस हम दोनों भाई थे
और एक दूसरे का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, इसलिए हमने पीछे हटने का फैसला किया और तुम्हें मौका मिल गया। लेकिन अब शियाओ वो प्रेग्नेंट थी और उसके होने वाले बच्चे के विकास की बातें हो रही थीं। दामिंग, नीच भेड़िया राजा, मैं तुझे जान से मार डालूंगा। एयरमिंग गुस्से में भयानक तरीके से दहाड़ा और उसने अपने दोनों पैरों से जमीन को जोर से पटक दिया। एक तेज पीली रोशनी उसके पीछे फैल गई और उसका शक्तिशाली ग्रेविटी डोमेन तुरंत सक्रिय हो गया। पूरे तालाब का पानी पल भर में कई मीटर नीचे चला गया। यह उस भारी दबाव का असर था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि एयरमिंग का गुस्सा किस हद तक पहुंच चुका था। तांगसान, हम अभी इस राक्षस के साथ अपनी जान की बाजी लगाएंगे। तुम मौका देकर शियाओ बहन को बचाने के लिए अंदर झपट पड़ना। दा मिंग की आंखों में आखिरी हद तक की कड़वाहट और फैसला झलकता दिख रहा था। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। शरीर के जख्म तो भर सकते हैं, लेकिन दिमाग और दिल का यह दर्द नासूर बन चुका था। 1 लाख साल की लंबी जिंदगी के बाद अंत में बाजी एक आवारा भेड़िया राजा मार गया। यह उनके अस्तित्व पर सबसे बड़ा अपमान था। अज़ूर बुल पाइथन ने अपनी खून से लाल आंखों के साथ अपना विशाल सिर गुफा की तरफ उठाया। गूंज, नीली रोशनी के गोल छल्ले ऊपर गुफा की तरफ उठने लगे। अज़ूर स्लोनेस डोमेन। यह एक ऐसा खौफनाक डोमेन था जो 10 सेकंड के लिए दुश्मन की रफ्तार को बेहद धीमा कर देता था, जिससे कोई टाइटल डोलुओ भी नहीं बच सकता था। द मिंग भी इस वक्त अपना आपा खो चुका था और पागल हो गया था। तुम दोनों अपनी मौत को दावत दे रहे हो। अचानक हमला करने वाले टाइटैनिक जाइंट ऐप और अज़ूर बुल पाइथन को सामने देखकर चैन शांगफेंग ने तुरंत चारों लड़कियों को अपनी पीठ पीछे छुपा लिया। उसने एक ठंडी हुंकार भरी और उसके शरीर से लगभग 2 लाख साल की उम्र वाले फ्लेम वुल्फ एम्परर की भयानक आभा और गर्मी फूटी। उस दबाव ने दोनों 1 लाख साल पुराने जीवों की साझा ताकत को धकेलकर पीछे कर दिया। 2 लाख साल पुराना सोल बीस्ट। द मिंग को जबरदस्त झटका लगा। उस खौफनाक ताकत का एहसास होते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह राक्षस इतनी जल्दी इतना ताकतवर कैसे हो गया? तुम दोनों बेवकूफों, चेन चांगफेंग की बर्फीली और खौफनाक आवाज गूंजी। मैं तुम्हें ढूंढने नहीं आया और तुम खुद चलकर अपनी मौत के मुंह में आ गए। सोचा था जब लेक ऑफ लाइफ में शिफ्ट करूंगा तो तुम दोनों की जान बख्श दूंगा, लेकिन लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। लगता है आज स्टार्ड और जंगल का इतिहास बदलने वाला है। जंगल के राजा और सम्राट अब नए चुने जाएंगे। हफ हफ, अगर ऐसी बात है तो आ जाओ। दा मिंग का जंग का जुनून भी चरम पर पहुंच चुका था। तुम इस जंगल के सबसे घटिया और जलील जीव हो। आज मैं और एयर मिंग इस जंगल को तुम्हारे जैसे कलंक से पाक कर देंगे। कलंक? चेन चांगफेंग ठहाका मारकर हंस पड़ा। जंगल का सीधा नियम है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कम से कम मैं तुम दोनों की तरह इस तांग सांड के सामने दुम हिलाकर चाटुकारिता तो नहीं करता। तुम दोनों ने पूरे सोल बीस्ट समाज का नाम डुबो दिया है। इससे पहले कि तुम तांग सांड की सोल रिंग्स और सोल बोन्स बनकर खत्म हो जाओ, बेहतर होगा कि मैं खुद तुम्हारा शिकार करूं और तुम्हारी ताकत बीबीदों को सौंपकर अपने आने वाले बच्चों का पोषण करूं। अभी मैं तांग सांड को नहीं मार सकता, लेकिन क्या तुम दोनों को भी नहीं मार सकता? ऐसा नहीं था कि चेन चांगफेंग तांग सांड को मारना नहीं चाहता था, बल्कि उसके पास कोई चारा ही नहीं था। अभी सल स्वालो के अंदर रक्षा गॉड की डिवाइन विल का बीबीदों को होश में लाना एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। अगर उस वक्त चेन चांगफेंग के मन में जान लेने की नियत होती तो शायद वह दिव्य चेतना जाग उठती और खुद उसी पर पलटवार कर देती। इन लोगों के शरीर में देवताओं की दिव्य चेतना मौजूद थी। बीबीदों के पास तो थी ही, तांग सांड के पास तो और भी ज्यादा थी। तांग सांड के पास कम से कम 2 देवताओं की चेतनाएं थीं, एक सी गॉड पोसाइडन की और दूसरी स्लॉटर सिटी को पार करने से मिली आसुरा गॉड की चेतना। ये दोनों दिव्य चेतनाएं लगभग पूरी तरह तांग सांड के शरीर में जम चुकी थीं। अगर तांग सांड को जबरदस्ती मारने की कोशिश की जाती तो उसका नतीजा बहुत खौफनाक हो सकता था। आखिर 99 लेवल की अल्टीमेट डोलुओ बीबीदोंग भी सी गॉड की दिव्य चेतना वाली गोल्डन ट्राइडेंट की पहली 3 तकनीकों को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। फिलहाल चेन चांगफेंग यह खतरा नहीं उठाना चाहता था और वैसे भी तांग सांड उसके आगे भी काम आने वाला था। आखिर शियाओ वू को अभी जिंदा करना बाकी था और साथ ही ब्लू सिल्वर एम्परर अयिन भी थी। अभी अभी जीवित हुई ब्लू सिल्वर एम्परर काफी ताजा और नया अनुभव होने वाली थी। तांग सांड को सीधे मार देना तो उसे मुफ्त की राहत देने जैसा होता। कभी कभी जिंदा रहना मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। लेकिन जहां तक अज़ूर बुल पाइथन और टाइटैनिक जाइंट ऐप का सवाल था, उन्हें जिंदा छोड़ने की कोई वजह नहीं थी। वे आगे चलकर उसके सबसे बड़े दुश्मन साबित होने वाले थे, इसलिए आगे के झंझटों से बचने के लिए उन्हें जल्द से जल्द रास्ते से हटाना ही समझदारी थी। अभी चेन चांगफेंग मन ही मन यह हिसाब लगा ही रहा था कि अचानक 2 भयानक गर्जनाएं गूंजी। गुस्से से पागल हो चुके दमिंग और एयरमिंग ने चेन चांगफेंग के सम्राट वाले दबाव को चीर दिया और आगे झपटे। चेन चांगफेंग ने भी अब कोई रिहाई नहीं दिखाई। उसने तुरंत अपना ट्रू फॉर्म खोला और विशालकाय फ्लेम वुल्फ एम्परर में तब्दील हो गया। उसका विशाल शरीर देखने में टाइटैनिक जाइंट ऐप से भी आधा से ऊंचा लग रहा था। लगभग 2 लाख साल की उम्र वाली खौफनाक ताकत का गुब्बारा चारों तरफ छा गया। टाइटैनिक जाइंट ऐप ने पागलों की तरह अपनी छाती पीटी और अपनी दोनों विशाल बाहों को जोर से जमीन पर दे मारा। गुरुत्वाकर्षण का दलदल, ग्रेविटी मड, टाइटैनिक जाइंट ऐप की एक सुपर सोल स्किल थी। इस हुनर के तहत ग्रेविटी 20 गुना तक बढ़ जाता था। यह न सिर्फ दुश्मन की हरकतों को पूरी तरह बांधकर काबू कर लेता था, बल्कि खुद प्रयोग करने वाले पर भी असरदार गुरुत्वाकर्षण लागू करता था। हवा में उड़ते ही चेन चांगफेंग को लगा मानो अचानक आसमान से उसके ऊपर कोई विशाल पहाड़ आ गिरा हो। एक भयानक धमाके के साथ उसका शरीर जबरदस्ती नीचे पानी की सतह पर आ गिरा, जिससे चारों तरफ विशाल लहरें उठ खड़ी हुई। कितना खौफनाक ग्रेविटी का दबाव था। भले ही उसकी हरकतें थम गई थीं, लेकिन चेन चांगफेंग के होठों पर खुद ब खुद एक बेपरवाह मुस्कान तैर गई। दबाव वाली जंग में ही तो असली मजा है।
टाइटैनिक जाइंट ऐप का ग्रेविटी मड और अजूर बुल पाइथन का स्लोनेस डोमेन, इन दोनों का मेल एक तरह से टू पोल स्टिलनेस डोमेन जैसा असर पैदा कर रहा था। कोई ताज्जुब नहीं कि बीबी दोंग जैसे 6 टाइटल डोलुओं को भी इन दोनों का शिकार करने में पूरा 1 महीना लग गया था। इस तरह के शीर्ष स्तर के सोल बीस्ट्स आम टाइटल डोलुओं से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये सचमुच इस लायक थे कि इनके साथ पूरी गंभीरता से लड़ा जाए, और ये इस काबिल भी थे कि एक शान की मौत मरे। ब्लडथर्स्टी बर्सर्क चेन चांगफेंग ने मन ही मन हुंकार भरी। भले ही उसका शरीर पल भर के लिए पंगु होकर रुक गया था, लेकिन उसी वक्त उसकी मांसपेशियां पागलों की तरह उभर आईं। अगले ही सेकंड अल्टीमेट विंड की एक जानलेवा विंड ब्लेड उसके शरीर से फूटी, जिसने अजूर बुल पाइथन और टाइटैनिक जाइंट ऐप के साझा सोल स्किल्स के जाल को जबरदस्ती चीर कर रख दिया और सीधे अजूर बुल पाइथन की तरफ लपकी। बुरा हुआ, बड़े भाई संभलिए। टाइटैनिक जाइंट ऐप ने सपने में भी नहीं सोचा था कि चेन चांगफेंग इतने खौफनाक कंट्रोल को तोड़कर इतनी तेजी से पलटवार कर देगा। वह तुरंत अपने भाई की मदद के लिए झपटा, लेकिन उसे ऐसा करने का मौका बिल्कुल नहीं मिला। अचानक जमीन के अंदर से अनगिनत डेमन वुड ड्रैगन वाइन्स फन उठाकर बाहर निकली, और उन्होंने पलक झपकते ही टाइटैनिक जाइंट ऐप को किसी गुजिया बंडल की तरह कसकर जकड़ लिया। अजूर बुल पाइथन ने एक ठंडी हुंकार भरी। पानी के नीचे हलचल हुई और उसने हवा में आती उस अल्टीमेट विंड ब्लेड को सीधे अपने शरीर पर झेलने का फैसला किया। दो 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट्स की साझा पाबंदियों का असर बेकार तो नहीं जा सकता था। भले ही चेन चांगफेंग उनके चंगुल से बाहर निकल आया था, लेकिन वह पूरी तरह से आजाद नहीं हो पाया था। द मिंग का मकसद चेन चांगफेंग को इस बात के लिए मजबूर करना था कि वह टाइटैनिक जाइंट ऐप को बांधने वाले अपने सोल स्किल को रोक दे, ताकि उन्हें वापसी का मौका मिल सके। लेकिन द मिंग का हिसाब पूरी तरह गलत साबित हुआ। चेन चांगफेंग ने अपने उस हुनर को रोका तो नहीं, बल्कि ब्लडथर्स्टी बर्सर्क के असर में आकर उन डेमनवुड वाइन्स की ताकत को चरम सीमा तक बढ़ा दिया। वे जहरीली लताएं विशालकाय अजगरों की तरह घिसटती हुई टाइटैनिक जाइंट ऐप के शरीर को अंदर की तरफ भींचने लगीं। अगर सीधे भिड़ना ही चाहते हो तो आ जाओ सामने। अल्टीमेट विंड ब्लेड सीधे अजूर बुल पाइथन के सीने पर जाकर फटी। पल भर में उसका मांस और खून हवा में उड़ गया और हड्डियों तक गहरे जख्म बन गए। उसका विशालकाय शरीर उस झटके से बुरी तरह हिल गया। लेकिन उसी पल अजूर बुल पाइथन की विशालकाय पूंछ पानी से निकली और पूरी ताकत से चेन चांगफेंग की पसलियों पर जा लगी। 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट का ऐसा जानलेवा वार कोई आम टाइटल डोलुओ तो क्या, कोई सुपर डोलुओ भी बिना किसी बचाव के झेलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन चेन चांगफेंग ने इसे सीधे अपने शरीर पर झेला। उसे अपने फ्लेम वुल्फ एम्परर के फौलादी शरीर पर पूरा भरोसा था। कड़कड़ाहट, एक भयानक धमाका हुआ। चेन चांगफेंग के मुंह से दर्द भरी गर्जना निकली, लेकिन उसने बिना किसी रियायत के तुरंत अजूर बुल पाइथन की पूंछ को अपने जबड़ों में कसकर दबोच लिया। उसने पूरी ताकत लगाकर उस पूंछ को पानी के नीचे से कई मीटर ऊपर खींच लिया और अपने विशालकाय पंजों से उसके निचले हिस्से को रौंदते हुए चीरना शुरू कर दिया। यह सचमुच 2 प्राचीन महाराक्षसों की खूनी और खौफनाक जंग बन चुकी थी। किनारे खड़ा तांग सांड थूक घोंटते हुए यह सब देख रहा था। नजरा बेहद दहला देने वाला था। एक साथ 1 लाख साल पुराने जीवों से भिड़ना और 2 काम एक साथ संभालना। भले ही दामिंग और एयरमिंग के कंट्रोल डोमेन कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, वे कुदरती तत्वों की ताकत को पूरी तरह नहीं रोक सकते थे। तभी आसमान में काले बादलों की घटा तेजी से घिर आई और 3 रंगों वाली 3 कलर डिवाइन थंडर बादलों के बीच कौंधने लगी। दर्द से बौखलाया चेन चांगफेंग अब पूरी तरह दरिंदा बन चुका था। हवा का तूफान उठेगा, आग की लपटें जलेंगी, धमाका। टाइटैनिक जाइंट ऐप ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन डायमंडवुड वाइन्स के बंधन को तोड़ दिया। जख्मों और खून से लथपथ उसका विशालकाय शरीर एक बार फिर बाहर आ गया। हमला करने की सबसे खौफनाक ताकत रखने वाला 1 लाख साल का टाइटैनिक जाइंट ऐप पहले ही भिड़ंत में इस तरह पंगु बना दिया गया था। यह बात उसके अहंकार को बुरी तरह कचोट रही थी। खासकर यह कि सामने वाला राक्षस उन दोनों भाइयों की हर चाल और कमजोरी को अच्छी तरह जानता था और बेहद सटीक वार कर रहा था। जब उसने अपने भाई अजूर बुल पाइथन को खून से लथपथ और चीरते हुए देखा तो टाइटैनिक जाइंट ऐप पूरी तरह पागलों की तरह भड़क गया। उसने अपनी छाती को पागलों की तरह पीटा और सीधे चेन चांगफेंग की तरफ झपटा। धड़म धड़म धड़म। उसी पल आसमान में तैयार हो रहा सोल स्किल पूरी तरह पककर तैयार हो चुका था। फायर एट्रीब्यूट की सोल पावर सिमटकर एक बेहद घने आग और बिजली के अति शक्तिशाली बवंडर में तब्दील हो गई। उस तूफान का तापमान बिजली की कौन से लगातार बढ़ता जा रहा था और उसकी रफ्तार बढ़ती जा रही थी और ताकत लगातार प्रचंड होती चली जा रही थी। अल्टीमेट विंड सिमटकर एक विशाल बवंडर में बदल गया। उस बवंडर के अंदर हवा के तत्व किसी आरी की तरह हर चीज को चीर देने वाली क्षमता रखते थे। लेकिन सबसे खौफनाक बात तो यह थी कि अल्टीमेट विंड और अल्टीमेट फायर के मेल से बनी इस अल्टीमेट थंडरस्टॉर्म का दायरा अचानक 2 गुना फैल चुका था। अल्टीमेट विंड, अल्टीमेट फायर और अल्टीमेट थंडर, ये तीनों तत्व आसमान में आपस में विलीन हो रहे थे। यह सिर्फ कोई साधारण सोल स्किल नहीं था, बल्कि तत्वों का एक अति विनाशकारी मेल था। आसमान में जमा हुई यह ताकत किसी सुपर डोलुओ के सबसे भयानक हमले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। लानत है, टाइटैनिक जाइंट ऐप की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो विनाशकारी दिव्य बिजली जैसी लग रही है। ये इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? अभी अभी हवा में उछले टाइटैनिक जाइंट ऐप ने पागलों की तरह दहाड़ते हुए अपना घूंसा सीधे आसमान में बन रहे उस बिजली के भंवर की तरफ दे मारा। टाइटैनियम स्काई ब्रेकर। टाइटैनियम स्काई ब्रेकर ग्रेविटी पर अपने नियंत्रण का इस्तेमाल करके हवा को 1 सेकंड में बेहद घनी ऊर्जा में बदल देने वाली तकनीक थी। इस हमले की ताकत किसी सुपर डोलुओ के 9वें सोल स्किल के बराबर होती थी और चूंकि इसे एयरमिंग खुद अपने शरीर से चला रहा था, इसलिए इसकी मारक क्षमता और भी जहरीली थी। लेकिन उससे गलती हो गई। एयरमिंग को असल में सीधे चेन चांगफेंग पर हमला करना चाहिए था।
उसका ध्यान अपने भाई अजूर बुल पाइथन को बचाने में भटक गया था। कड़कड़ाहट। जैसे ही टाइटेनियम स्काई ब्रेकर उस बवंडर से टकराया, आसमान से 3 रंगों वाली दिव्य बिजली टूट पड़ी। पहली बिजली ने उसके हमले को थर्रा दिया, दूसरी ने उसे तोड़कर बिखेर दिया, और जब तीसरी लाल रंग की दिव्य बिजली नीचे गिरी, धड़ाम! टाइटैनिक जाइंट ऐप का 15 मीटर विशालकाय शरीर सीधे झील के पानी में जा गिरा। पानी के नीचे एक खौफनाक महाविस्फोट हुआ। सैकड़ों मीटर ऊंची पानी की दीवार हवा में उठ गई, जिसने आसमान के सामने एक खौफनाक चादर तान दी। पूरा का पूरा पर्वत थर थर कांपने लगा। यह ताकत का अतिप्रवाह था। हवा के तत्व ने आग की लपटों को भड़काया, और आग तथा बिजली के मेल ने एक भयंकर ओवरलोड धमाके को जन्म दिया। 3 रंगों वाली बिजली के अलावा उस चरम सीमा पर पहुंचते ही एक और महाविस्फोट हुआ। तत्वों के मेल का यही असली और खौफनाक रूप था। इस हमले के बाद अगर वह मरा भी नहीं होगा, तो अपनी आधी जिंदगी से हाथ धो चुका होगा। एयरमिंग। यह देखकर अजूर बुल पाइथन की आंखें खून से लाल हो गईं। अपने गहरे जख्मों की परवाह किए बिना उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अंधा गुस्सा और जान लेने की नीयत उसके दिमाग पर हावी हो चुकी थी। अजूर एनिहिलेशन थंडर। एक खौफनाक गर्जना के साथ अजूर बुल पाइथन ने अपना सबसे विनाशकारी हमला बोल दिया। वह अपनी पूरी की पूरी सोल पावर को दांव पर लगाकर अपनी जान की बाजी लगा रहा था। गड़गड़ाहट। बिजली की भयंकर कड़क के साथ नीले रंग की बिजली हवा में तैरने लगी। अजूर एनिहिलेशन थंडर अजूर बुल पाइथन का सबसे खौफनाक हमला था। अपनी पूरी ताकत पर यह हमला किसी टाइटल डॉलुओ को भी पलक झपकते ही भस्म कर सकता था। चारों तरफ बिजली की भयावह ताकत भर गई। चेन चांगफेंग ने अपना सिर आसमान की तरफ उठाया, और उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान आ गई जिसे देखना भी मुश्किल था। अजूर बुल पाइथन बिजली से हमला करके उसे मारना चाहता था। क्या वह अंधा था जो उसने अभी अभी उसका त्रिरंगी दिव्य बिजली वाला हमला नहीं देखा? यह तो सीधे सीधे उसकी मदद करने जैसा था। उसकी कल्टीवेशन को 2 लाख साल पूरा करने के लिए बस 3000 साल का फर्क बाकी था। इस नीली बिजली को अपने शरीर में खींचकर वह खुद को निखार सकता था और सीधे 2 लाख साल की सीमा पार कर सकता था। लेकिन इस बिजली का मजा लेने से पहले उसे एक भाई को पूरी तरह पंगु या खत्म करना होगा, ताकि बीच में कोई अनहोनी ना हो जाए। ये सोचते ही चेन चांगफेंग ने अपनी असली ताकत दिखाना शुरू किया। उसके शरीर से अल्टीमेट फायर की प्रचंड लपटें बाहर फूट पड़ी। मेरा खेल पूरा हुआ। चेन चांगफेंग ने ठंडी हुंकार भरी। उसने अपने विशाल भेड़िए वाले पंजे से अजूर बुल पाइथन की पूंछ को परे फेंका और आसमान की तरफ मुंह करके दहाड़ा। सूरज का ढलना। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, उसके शरीर से आग का एक समंदर बाहर फूटा। उस आग ने न सिर्फ अजूर बुल पाइथन के विशाल शरीर को दूर धकेल दिया, बल्कि लपटें सीधे आसमान को छूने लगीं। कितनी भयानक ताकत! तो यह बंदा अब तक अपनी असली ताकत छिपा रहा था। यही इसका असली रूप है। दूर खड़े होकर यह सब देख रहे तांग सांड की आंखें फटी की फटी रह गईं। हवा में डटा वह आग का भेड़िया राजा पूरे आसमान को जला रहा था, मानो दुनिया पर राज करने आया हो। तभी एक भयानक गर्जना हुई जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज गई। आसमान में चमकता सूरज सबके देखते ही देखते एकदम काला पड़ गया। अब सिर्फ उसके चारों तरफ एक पतली सफेद रोशनी का घेरा बाकी रह गया था, पूरा का पूरा स्टार डोग्रेट फॉरेस्ट। दिन के उजाले में भी घोर अंधेरे और सन्नाटे में डूब गया। यह अति चरम सीमा का मंजर था। तांग सांड ने हवा में जमा हुई उस खौफनाक ताकत को महसूस कर लिया था। वह अब और चुप नहीं बैठ सकता था। वह दूर फेंके गए द मिंग और पानी से घिसटकर बाहर आ रहे एयर मिंग की तरफ पागलों की तरह चिल्लाया, दोनों बड़े भाई तुरंत भागो! यह उस दरिंदे की सबसे जानलेवा चाल है। अगर अब नहीं भागे तो बहुत देर हो जाएगी। तांग सांड का दिल बैठा जा रहा था। वह इन दोनों जीवों को बचाने के लिए तड़प रहा था। और हां, तांग सांड सिर्फ उन दोनों के 1 लाख साल पुराने सोल रिंग्स और सोल बोन्स के लालच में ऐसा नहीं कह रहा था। वह सचमुच उनके लिए घबरा रहा था। भागना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। चेन चांगफेंग ने एक बर्फ जैसी ठंडी हुंकार भरी। उसने अपनी नजरें फेरी और 2 लंबे कदम बढ़ाकर सीधे उस ऊंचे पहाड़ पर जा खड़ा हुआ। उसके जमीन पर जोर से पैर पटकते ही एक बार फिर दहलने वाली आवाज गूंजी, और पूरा का पूरा पहाड़ उसके उस एक वार से पागलों की तरह थरथराने लगा। चेन चांगफेंग के पैरों के नीचे से भयानक और विशाल दरारें बाहर की तरफ फैलने लगीं। सिर्फ उस गुफा वाला हिस्सा उसके सुरक्षा कवच की वजह से पूरी तरह सही सलामत बचा रहा। यहां तक कि उन दोनों 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट्स के फौलादी शरीरों को भी अपने पैरों तले की जमीन डगमगाती हुई महसूस हुई। चेन चांगफेंग जिस तरह अजूर बुल पाइथन को दूर फेंकने में कामयाब हुआ था, वह सिर्फ उसके फ्लेम वुल्फ एम्परर के रुतबे की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए भी था क्योंकि इस वक्त उसके शरीर की शारीरिक ताकत एक बेहद खौफनाक स्तर पर पहुंच चुकी थी। बिना किसी बढ़ा चढ़ाव के कहा जाए तो अगर कोई अल्टीमेट डोलुओ भी आ जाता तो वह ताकत या शरीर के मामले में उसका बाल भी बांका नहीं कर पाता। चेन चांगफेंग की ताकत इस वक्त इस कदर दहशतनाक हो चुकी थी। मेरी फिक्र छोड़ो, तांग सांड को लेकर यहां से भागो। मैं यहीं रुककर इससे भिड़ता हूं। भले ही मुझे खुद को तबाह करना पड़े, मैं इस दरिंदे को अपने साथ ले जाऊंगा। याद रखना, आगे चलकर मेरी शियाओ बहन का ध्यान रखना। अजूर बुल पाइथन की आंखों में मौत का पक्का इरादा अपनी आखिरी सीमा पर पहुंच चुका था। नहीं बड़े भाई, जाएंगे तो साथ जाएंगे। टाइटैनिक जाइंट ऐप पागलों की तरह दहाड़ा और उसने अपने दोनों पैरों से जमीन को जोर से पटक दिया। एक बार फिर तेज पीली रोशनी फैलने लगी, वही ग्रेविटी डोमेन। लेकिन अफसोस, अब इस हमले का चेन चांगफेंग पर तिनके बराबर भी असर नहीं हो रहा था। चेन चांगफेंग ने एक हल्की हुंकार भरी। उसकी पीठ पर एक सुर्ख लाल रोशनी जमने लगी और उस आग के इर्द गिर्द की हवा मुड़कर एक मुड़े हुए स्पेस जैसी दिखने लगी। विशालकाय आग और हवा के पंख पल भर में फैल गए। अगले ही सेकंड उनके एक ही झटके ने टाइटैनिक जाइंट ऐप की उस पीली रोशनी को अपने आगोश में ले लिया।
वह ताकतवर ग्रेविटी डोमेन इस उफनती आग के आगे रत्ती भर भी टिक नहीं पाया और पलक झपकते ही भाप बनकर उड़ गया। भयानक राक्षस, ये तो आग का महाराक्षस है। इस पल जाकर उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी मामूली 1 लाख साल के सोल बीस्ट का सामना नहीं कर रहे थे, बल्कि एक ऐसी डरावनी रात से भिड़ रहे थे जिसे कभी हराया नहीं जा सकता था। एयरमिंग, अगर तुम ऐसे ही अड़े रहे तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। तुम तुरंत यहां से निकलो। अजूर बुल पाइथन अचानक रुक गया। उसने अपने विशाल बैल जैसे सिर को आसमान की तरफ उठाया। कड़क अड्डाहट। आखिरकार उसकी पूरी ताकत से चलाई गई अजूर एनिहिलेशन थंडर आसमान में गरज उठी। पल भर में उस खौफनाक नीली बिजली न्यूज उफनती हुई आग के समंदर को अपने आगोश में ले लिया। बड़े भाई, आपको क्या लगता है कि मैं सचमुच यहां से भाग सकता हूं? अब यह बिल्कुल नामुमकिन है। एयरमिंग की हिम्मत इस बार पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। उसने मायूस होकर कहा, मुझे महसूस हो रहा है कि एक अजीब और अद्भुत ताकत ने मुझे पूरी तरह लॉक कर लिया है। उसकी बात खत्म होते ही आसमान से ट्रू सन फायर की अनगिनत किरणें उबल पड़ी। आसमान में चमकता हुआ वह सूरज ट्रू फायर की ताकत में बदलकर सीधे टाइटैनिक जाइंट ऐप पर आ गिरा और पलक झपकते ही उसे अपने अंदर निगल लिया। तुरंत ही आसमान में एक विशाल सूरज का परछाई गोला बनकर तैयार हो गया। ऐसा लग रहा था मानो 2 सूरज आपस में जुड़ गए हों या एक सूरज दूसरे को लगातार अपनी विनाशकारी ऊर्जा ट्रांसफर कर रहा हो। यह सूरज की असली अग्नि की ताकत थी। सनसेट, सन शैडो डिसेंट। सूरज की छाया अवतरित होकर दुश्मन को अपने अंदर निगल लेती है, जिससे दुश्मन को सूरज की असली अग्नि कक्षन को वो अग्नि की भयानक जलन सहनी पड़ती है। जब तक दुश्मन की ताकत इस हमलावर से कम होगी, तब तक कोई भी सोल मास्टर या सोल बीस्ट अपने बल पर इससे कभी छूट नहीं सकता और वह अपनी पूरी सोल पावर खत्म होने तक जलकर राख हो जाता है। यह स्किल ईवल एट्रीब्यूट वाले जीवों पर दोगुना असर करती है और साथ ही इसमें हेवन बर्निंग का असर होता है, जो हर तरह की जीवन ऊर्जा को भस्म कर देता है। आहा! उस सनसेट के गोले के अंदर से बेइंतहा दर्द से भरी चीखें गूंजने लगीं। इस वक्त टाइटैनिक जाइंट ऐप को सूरज की असली अग्नि में जिंदा जलाया जा रहा था। नहीं, एयरमिंग! अज़ूर बुल पाइथन की आंखें खून से लाल हो गईं। उसने पागलों की तरह दहाड़ते हुए अपनी विशाल पूंछ एक बार फिर हवा में लहराई। अब उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसकी अज़ूर एनिहिलेशन थंडर से चेन चांगफेंग मरा या नहीं। वह बिना अपनी जान की परवाह किए सीधे उस सनसेट के रोशनी स्तंभ पर जा टकराया। धड़म! अज़ूर बुल पाइथन की पूंछ उस सनसेट की परछाई को तोड़ नहीं पाई। उसे लगा मानो उसने अपनी पूंछ किसी अथाह समंदर में दे मारी हो। भले ही उस टक्कर से सुनहरी रोशनी का एक हिस्सा फटकर छितरा गया, लेकिन उससे उस हमले पर कोई असली असर नहीं पड़ा। आसमान से सूरज की रोशनी और तेजी से चमकी और उस फटे हुए हिस्से को पल भर में दोबारा भर दिया। यह हमला खुद को दोबारा ठीक कर रहा है। नामुमकिन। छोटे भाई, हिम्मत मत हारना। अज़ूर बुल पाइथन पूरी तरह पागल हो चुका था। गूंज! उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस सूरज की पवित्र अग्नि के गोले पर अपनी जानलेवा टक्कर दे मारी। इस बार सनसेट का गोला सिर्फ एक तरफ से नहीं फटा, बल्कि उसका आधे से ज्यादा हिस्सा बिखर गया। उफ! चेन चांगफेंग के मुंह से अनजाने में ही एक दबी हुई कराह निकल गई। सोल पावर के पलटवार की वजह से उसके होठों के कोने से खून की एक पतली लकीर बह निकली। यह ताकत किसी आम 1 लाख साल के सोल बीस्ट की सीमा से कहीं बाहर थी, भले ही वह अज़ूर बुल पाइथन ही क्यों ना हो। इसका सिर्फ एक ही मतलब था, यह जीव अब अपनी जिंदगी के रस और बची कुची क्षमता को जलाकर अपनी जान की बाजी लगा रहा था। अज़ूर बुल पाइथन अपनी जान की आखिरी बाजी खेल रहा था। सनसेट चैन चांगफेंग के शरीर पर बिजली की लकीरें कौंध रही थीं और उसके दिल में थोड़ा गुस्सा जाग उठा। उसकी एक लंबी भयानक गर्जना पूरे पहाड़ों में गूंज उठी। उसने एक बार फिर तुरंत सनसेट हुनर चला दिया, लेकिन इस बार उसने अपने शरीर में समाई उस भयानक बिजली की ताकत का इस्तेमाल किया। पल भर में बिजली की लकीरों से घिरा हुआ एक तीसरा सूरज आसमान से उतरा और उसने पागलों की तरह तड़पते हुए अज़ूर बुल पाइथन को भी अपने अंदर पूरी तरह कैद कर लिया। चैन चांगफेंग की पीठ पर जमे विशाल पंख फैले और वह सीधे नीले आसमान की तरफ उड़ चला। आग की लपटें पूरे घाटी के माहौल पर छा गईं। वह चमकदार आग इतनी भयानक थी कि असली सूरज भी उसके सामने फीका पड़ गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई दिव्य भेड़िया सीधे स्वर्ग से जमीन पर उतर आया हो। नहीं, अज़ूर बुल पाइथन ने आसमान की तरफ मुंह करके बेबस गर्जना की। इस पल उसने अपनी सारी ताकत खो दी थी। ट्रू सन फायर की लपटें उसके वजूद को धीरे धीरे भस्म कर रही थीं। खासकर जब उसने देखा कि उसकी अज़ूर एनिहिलेशन थंडर सामने वाले का बाल भी बांका नहीं कर पाई, तो उसका मनोबल पूरी तरह टूट गया। सामने वाला उस बिजली को अपने शरीर के अंदर खींचकर अवशोषित कर रहा था। गूंज! एक राहत और सुकून भरी भेड़िए की दहाड़ पूरे पहाड़ों में गूंज उठी। तांग सांड की फटी रह गई आंखों के सामने आसमान में बादलों की भयानक गड़गड़ाहट शुरू हो गई। उस राक्षस ने एक बार फिर ताकत का नया स्तर हासिल कर लिया था। यह वही जानी पहचानी आसमानी बिजली की परीक्षा थी। अभी कितना ही वक्त बीता था, यह नामुमकिन था। भले ही तांग सांड इस सच को मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आंखों के सामने का मंजर साफ कह रहा था कि यह सोल बीस्ट की 2 लाख साल की ट्रिब्यूलेशन थंडर ही थी। इस वक्त पूरे स्टारडॉ जंगल के अंदर अनगिनत सोल बीस्ट्स खौफ से कांपते हुए रोने लगे। यहां तक कि इस भयानक हलचल ने जंगल के सबसे अंदरूनी इलाके में छिपे फेरोशियस बीस्ट को भी चौंका कर रख दिया। चूंकि यह पर्वत श्रृंखला इंसानी दुनिया की सीमा के बेहद करीब थी, इसलिए चाहे स्टारडॉ जंगल हो या उसे सटा इंसानी इलाका, हर तरफ लोगों को ऐसा लगा मानो दुनिया का अंत आ गया हो। आसमान में 3-3 सूरज लटके हुए थे और उनके बीच में बिजली का एक विशाल बवंडर घूम रहा था। हजारों हजार बिजली की सांप जैसी लकीरें आसमान को चीरती हुई स्टारडॉ जंगल पर तेजी से गिर रही थीं। दोनों बड़े भाई
तांगसन पागलों की तरह चीखा, वह दरिंदा इस वक्त अपनी आसमानी बिजली की परीक्षा झेल रहा है। इस मौके का फायदा उठाकर तुरंत बाहर निकलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। एक भयानक हुंकार के साथ तांग सांड के बाएं हाथ में उसका विशालकाय काला क्लियर स्काई हैमर अचानक प्रकट हुआ। हवा में तेजी से आकार बदलता हुआ वह क्लियर स्काई हैमर सीधे सनसेट के उन दोनों सूरज रूपी प्रकाश स्तंभों की तरफ जा टकराया। क्लियर स्काई हैमर, रैंडम क्लोक तकनीक। तांग सान, हमारी फिक्र मत करो, अज़ूर बुल पाइथन ने दिल से भावुक होकर दबी आवाज में कहा। आज के बाद हमारी शियावू बहन की जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले है। नहीं, मुझे आप दोनों बड़े भाइयों को बचाना ही होगा, भले ही इसके बदले मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। तांग सांड चीखा। यह छोटा तांग सांड फिर से अपनी नौटंकी और चालबाजियों में लग गया है। बिजली और लकड़ी के तत्वों के विकास में लगे चेन चांगफेंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। बाएं हाथ में क्लियर स्काई हैमर थामकर पागलों की तरह सनसेट पर वार करते तांग सांड को देखकर उसके दिल में नफरत और बढ़ गई। तांग सांड अपने पास वॉस्ट सी हेवन शेड होने के घमंड में अपनी मनमर्जी चला रहा था। एक 50+ लेवल के सोल किंग की मामूली ताकत से 1 लाख साल पुराने महाराक्षसों को बचाने की कोशिश करना दीवार से सर फोड़ने जैसा था। लेकिन तांग सांड के लिए यह बात मायने नहीं रखती थी। अहम बात यह थी कि उसने अपनी भावनाओं का नाटक पूरा कर लिया था। 6 साल पुराना वही पैंतरा, वह ठीक वैसा ही नाटक दोहरा रहा था जैसा उसने उस वक्त किया था जब शियाओ वू ने उसके लिए खुद को सैक्रिफाइस किया था। वह अज़ूर बुल पाइथन और टाइटैनिक जाइंट ऐप का दिल जीतकर उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाना चाहता था ताकि वे बेबसी में अपनी सोल रिंग्स और सोल बोन्स उसे ही न्योछावर कर दें। तांग सान चाहता है कि ये दोनों इसके लिए खुद को कुर्बान कर दें। सपना देख रहा है, ऐसा हरगिज नहीं होगा। ठीक उसी पल चेन चांगफेंग ने अपनी 2 लाख साल की आसमानी बिजली की परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर ली। तमाम बिजली की ताकत को उसने अपने शरीर में समेटकर अवशोषित कर लिया था। किसी पेड़ के तने जितनी मोटी बिजली की लकीरें उसके शरीर पर धधकती आग के साथ तैर रही थीं। आसमान में खड़े उस डिवाइन वुल्फ के भयानक रूप को एक नजर देखते ही तांग सान दहल उठा। यह उसकी आत्मा की गहराइयों से उठी एक दहशत और बेबसी थी। यह भेड़िया राजा जरूरत से ज्यादा ताकतवर हो चुका था। तांग सांड को अब अंदर ही अंदर चेन चांगफेंग से दुश्मनी मोल लेने पर पछतावा होने लगा था। लेकिन अब पछताने से क्या होता? उसके 1001 नाइट्स हथियार ने भेड़िया राजा के पूरे कबीले का सफाया कर दिया था। यह दुश्मनी तो अब किसी एक की मौत के साथ ही खत्म हो सकती थी। सब खत्म हुआ। चेन चांगफेंग ने बर्फ जैसी ठंडी हुंकार भरी। जैसे ही सारी बिजली उसके शरीर के अंदर सिमटी, पूरा आसमान अचानक बेहद अजीब और डरावना दिखने लगा। आसमान में एक साथ 5 रंग बिखर गए, सफेद, हल्का नीला, गहरा नीला, बैंगनी और सुनहरा। यहां तक कि अभी अभी गायब हुआ बिजली का भयानक बवंडर भी एक बार फिर बनाया, और इस बार उसकी ताकत 2 लाख साल की आसमानी बिजली से भी कई गुना ज्यादा खौफनाक और तबाही मचाने वाली लग रही थी। यह क्या चीज है? तांग सान ने खौफ से थरथर कांपते हुए आसमान में बन रही उस महाविनाशकारी बिजली को देखा। अनजाने में ही उसके शरीर पर मौजूद वास्ट सी हेवन शेड ने खुद ब खुद प्रतिक्रिया दी और नीले रंग की एक सुरक्षा रोशनी ने तांग सांड को अपने अंदर ढक लिया। उसी पल उसका शरीर थोड़ा कांपा और उसकी आंखों में एक दबी हुई डिवाइन विल चमक उठी। संयोग से उसकी आंखों में उभरी इस दिव्य चमक को ऊपर खड़े चेन चांगफेंग ने तुरंत ताड़ लिया। चेन चांगफेंग ने मन ही मन सोचा, जैसा कि मैंने अंदाजा लगाया था, तांग सांड के शरीर पर सचमुच सी गॉड की दिव्य चेतना मौजूद है। फिलहाल इसे जान से मारना मुमकिन नहीं है, लेकिन जब तक इसकी जान पर नहीं बनाती तब तक यह दिव्य चेतना भी दखल नहीं देगी। ये सोचते ही आसमान से 5 रंगों वाली दिव्य बिजली के नीचे गिरने से ठीक पहले चेन चांगफेंग ने बिना किसी रियायत के आग की एक जानलेवा ब्लेड लहराई और तांग सांड को 1000 मीटर दूर दे मारा, ताकि वह उस बिजली के तबाही वाले दायरे से बाहर चला जाए। इस वक्त चेन चांगफेंग हवा में तैर रहा था और उसकी आंखों से भयानक बिजली कौंध रही थी। आसमान में घूमता बिजली का बवंडर और तेजी से चक्कर काटने लगा। कड़कड़ाहट। 5 रंगों वाली दिव्य बिजली जमीन पर टूट पड़ी। भले ही यह असली ग्रेट 5 एलिमेंट्स डिवाइन थंडर नहीं थी, लेकिन फिर भी इसमें उस 5 एलिमेंट्स थंडर की असली झलक साफ दिखाई दे रही थी। गोल्डन थंडर, एक कड़कड़ाहट के साथ बिजली चमकी। आवाज थमने से पहले ही यह हमला हर जीव का सर्वनाश करने और दुनिया की हर चीज को चीरने की ताकत रखता था। वुड थंडर, हजारों हजार बिजली की लकीरें परछाई की तरह पीछे लग गईं। इस हरी रोशनी में बिजली का ऐसा सुन्न कर देने वाला असर था कि एक बार छूते ही इंसान अपनी जगह पंगु हो जाता था। यह सबसे ज्यादा तड़पाने वाली बिजली थी। वाटर थंडर इसके अनगिनत रूप थे, बेहद रहस्यमयी और पेचीदा। यह बिजली पानी में बदलकर हवा में बिजली का एक तालाब बना देती थी, जिसके नीचे गिरते ही कोई भी जीव तबाही से नहीं बच सकता था। फायर थंडर 5 बिजलियों में सबसे भयानक ताकत इसी की थी। यह शुद्ध और सबसे प्रचंड रोशनी के साथ गिरी, जिसमें आग और बिजली मिलकर हर चीज को भस्म और शुद्ध कर रहे थे। अर्थ थंडर, यह सबसे भारी भरकम बिजली थी, जिसकी मार्क क्षमता पूरे पहाड़ और जमीन के ढह जाने जैसी विशाल थी। भले ही इन 5 बिजलियों में असली 5 एलिमेंट्स थंडर की सिर्फ एक झलक थी, लेकिन यह कम से कम 3 लाख साल पुरानी सोल बीस्ट ट्रिब्यूलेशन के बराबर तबाही मचाने वाली थी। दोनों 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट्स इस हमले को झेलने के काबिल बिल्कुल नहीं थे। पल भर में पूरा आसमान बिजली और आग के समंदर में डूब गया। खुद को कुर्बान करने की तैयारी कर रहे अज़ूर बुल पाइथन और टाइटैनिक जाइंट एप को उस अति प्रवाह वाली 5 कलर थंडर और हेवन बर्निंग लपटों ने पूरी तरह निगल लिया। यहां तक कि जब आसमान की धुंध छटी तो उन दोनों जीवों की सांसों और मौजूदगी का नामो निशान तक मिट चुका था। दूर खड़ा तांग सन दहशत में फटा का फटा आसमान देख रहा था। उसका दिल सिर्फ और सिर्फ खौफ से थर थर कांप रहा था। यह भेड़िया राजा इतना ताकतवर हो चुका था कि सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसने अनजाने में ही अपने हाथ में मौजूद वास्ट सी हेवन शेड को छुआ। तांग सांड की आंखों में उम्मीद की एक आखिरी किरण चमकी।
शियाओ वो तुम बस अपने भाई का इंतजार करना, मैं वापस जरूर आऊंगा। तांग सांड एक बार फिर भाग खड़ा हुआ। लगातार 3 बार घोर मायूसी और बेबसी झेलने के बाद आखिरकार तांग सांड ने अपने सारे गुस्से और नफरत को दबाकर पहले सी गॉड आइसलैंड जाकर ट्रेनिंग करने का फैसला किया। अपनी मौजूदा ताकत के दम पर वह चेन चांगफेंग का मुकाबला कभी नहीं कर सकता था और न ही अपनी पल पल याद आने वाली शियाओ को छुड़ा सकता था। उस खतरे के वक्त जो नीली रोशनी चमकी थी वह सिर्फ उसकी हिफाजत करने के लिए नहीं थी, बल्कि उसे आगे का रास्ता दिखाने के लिए भी थी। उस महाराक्षस का सामना करने के काबिल बनने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वह था गॉड बनना। दूसरी तरफ चैन चांगफेंग ने तांग सांड का पीछा नहीं किया। अभी अभी मारे गए 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट्स की सोल रिंग्स 1 घंटे के अंदर गायब हो जाने वाली थीं और वह इस नायाब खजाने को यूं बेकार नहीं होने देना चाहता था। अगले ही पल चेन चांगफेंग ने टाइटैनिक जाइंट लेफ्ट आर्म बोन और अजूर बुल पाइथन राइट आर्म बोन को उठाया, अबीसल स्वलो स्पेस के दरवाजे को चीरा और उन 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग्स को घसीटते हुए उस स्पेस के अंदर दाखिल हो गया। लेकिन जैसे ही उसने स्पेस के अंदर कदम रखा, चेन चांगफेंग की भौहें सिकुड़ गईं। कुछ गड़बड़ है, बीबीदोंग कहां गई? क्या वह भाग निकली? यहां कोई क्यों नहीं दिख रहा? अगले ही सेकंड चेन चांगफेंग की पीठ पर ठंडी हवा का एक झोंका लगा। एक सील बैरियर उसकी पीठ के ठीक पीछे आ चिपकी, जिसने बाहर की दुनिया से जुड़ने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए। हफ! दरअसल उस स्पेस में छिपकर भागने की ताक में बैठी बीबीदोंग सीधे उस सुरक्षा सील से टकरा गई थी। फू! भागने में नाकाम रही बीबीदोंग की आंखों में खतरनाक ठंडक कौंध गई। उस सील के रिबाउंड का इस्तेमाल करते हुए उसने सीधे चेन चांगफेंग पर जानलेवा हमला बोल दिया। उड़ने की काबिलियत देने वाले पतले और पारदर्शी 6 बैंगनी पंख उसकी पीठ पर प्रकट हो गए और उसी पल उसका पोप का त्रिशूल भी सामने आ गया। उड़ने की ताकत और टक्कर के उछाल का पूरा इस्तेमाल करते हुए वह जानलेवा दुश्मनी के साथ सीधे चेन चांगफेंग की पीठ की तरफ झपटी। नीच दरिंदे, आज मैं तुझे जान से मार डालूंगी। कितनी तेज रफ्तार, कितना खौफनाक जानलेवा गुस्सा! चेन चांगफेंग का दिल चौंक उठा। बीबी दोंग इस हालत में भी हमला करने के काबिल कैसे बची थी? यह नामुमकिन है। उधर बीबी दोंग का दिल भी दहल गया। असल में उसने अपने मेंटल इम्यूनिटी हेडबोन की बदौलत अबीसल स्वॉलो स्पेस की पाबंदियों को आंशिक रूप से तोड़ दिया था और थोड़ी बहुत सोल पावर जमा कर ली थी। उसकी योजना अचानक हमला करके चेन चांगफेंग को धोखे से मार गिराने की थी, लेकिन जो नतीजा निकला उसने बीबी दोंग के होश उड़ा दिए। उसकी जमा की हुई सबसे ताकतवर चाल उस राक्षस के शरीर का बचाव तक नहीं भेद पाई। अभी बीबीदोंग इस भयानक सच के सदमे में ही थी कि चेन चांगफेंग की परछाई उसकी नजर के सामने से ओझल हो गई। जब वह दोबारा सामने आया तो वह ठीक बीबीदोंग के पीछे खड़ा था और उसकी दोनों हथेलियां एक ऊपर एक नीचे सीधे बीबीदोंग की पीठ और कमर पर टिकी हुई थीं। एक हल्की और नरम ताकत ने बीबीदोंग के शरीर के अंदर के सभी नकारात्मक असर पूरी तरह हटा दिए। उसकी सील हुई सोल पावर धीरे धीरे वापस उसके शरीर में लौटने लगी और उस दबाव ने उसे आहिस्ता से आगे धकेल दिया। इस एक साधारण सी हरकत से चेन चांगफेंग का पूरा शरीर सिहर उठा। बीबीदोंग की कमर बेहद लचीली, मुलायम और लोचदार थी। छूने पर ऐसा एहसास होता था मानो रुई के गोले को छू लिया हो या फिर किसी बेहद मजबूत मक्खन जैसी मुलायम चीज को। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया था और न ही इस एहसास का मजा ले पाया था, लेकिन अब जब वह उस छुअन को याद कर रहा था तो उसका एक अलग ही मजा था। उसके नकारात्मक असर को हटाने का मकसद सिर्फ इतना था कि बीबीदोंग आसानी से सोल रिंग्स को अपने अंदर अवशोषित कर सके। भले ही चेन चांगफेंग का मन इस वक्त उसे एक बार फिर सबक सिखाने का हो रहा था, लेकिन सोल रिंग्स के गायब होने का वक्त करीब था, इसलिए उसके पास फालतू वक्त नहीं था। चेन चांगफेंग ने बिना किसी जल्दबाजी के आहिस्ता से अपनी उंगली आगे बढ़ाई, जो सीधे हमला करने की कोशिश कर रही बीबीदोंग के माथे पर जा लगी। टिंग! एक हल्की सी आवाज गूंजी। अपनी ताकत वापस हासिल कर चुकी बीबीदोंग का शरीर अचानक किसी सुई चुभे गुब्बारे की तरह हो गया। उसकी पूरी जमा की हुई सोल पावर पल भर में शरीर से बाहर निकलकर हवा में बिखर गई। उफ! बीबीदोंग के मुंह से एक दबी हुई कराह निकली और उसके शरीर की पूरी ताकत खत्म हो गई। अपनी ही गति की वजह से वह सीधे जाकर चेन चांगफेंग के सीने से टकरा गई। उस मुलायम और बेहद लचीले जुद्धाव का एहसास होते ही चेन चांगफेंग ने आदत के मुताबिक बीबीदोंग के कंधों के जोड़ों को थाम लिया। इसकी शारीरिक बनावट कितनी कमाल की है! चेन चांगफेंग को लगा कि उसकी उंगलियां कंधों के अलावा भी कुछ खास एहसास छू रही थीं। उसका दिल किया कि सब कुछ शांत करके एक बार फिर से शुरुआत करे, क्योंकि पिछली बार तो सब कुछ मजबूरी में हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे किसी ने बिना स्वाद लिए जल्दबाजी में कोई नायाब फल खा लिया हो। मुझे छोड़ो! बीबीदोंग घबराकर चीखी और उसने झटके से खुद को पीछे धकेल लिया। वह लगातार कई कदम पीछे हटी, उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। वह नफरत और डर भरी नजरों से चेन चांगफेंग को घूरते हुए बोली, तुम आखिर चाहते क्या हो? मुझे मार क्यों नहीं देते? तुम्हें मार दूं? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं जो ऐसा नायाब खजाना गंवा दूं। चेन चांगफेंग के होठों पर एक शरारती मुस्कान तैर गई। उसने एक झटके में बीबीदोंग को दोबारा खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और दीवानगी भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम अब इस राजा की औरत हो, याद रखना आगे से अपना थोड़ा ख्याल रखा करो। तुम पागल हो गए हो क्या? बीबीदोंग कांप उठी। वह डर और शर्म के मारे गुस्से में उबलती हुई उस दरिंदे की अनचाहियों छुअन को महसूस करते हुए वह पागलों की तरह खुद को छुड़ाने के लिए तड़पने लगी। तुम सिरफिरे इंसान नहीं, एक घिनौने विकृत जानवर हो। लेकिन उसकी यह तड़प पूरी तरह बेअसर थी। इस अबीसल स्वालो स्पेस के अंदर चेन चांगफेंग का पूरा मालिकाना हक था। वह जब चाहे किसी के भी मार्शल सोल्स को सील कर सकता था और जब चाहे खोल सकता था।
यहाँ किया गया कोई भी विरोध महज एक मजाक बनकर रह जाता था। सोचिए, वह स्पिरिट हॉल की महान और रोबीली सुप्रीम पोप थी, और आज एक जंगली सोल बीस्ट के हाथों इस तरह बेबस होकर जलील हो रही थी। एक वक्त था जब बीबी दोंग बदला लेने की आग में जल रही थी, लेकिन इस पल उसके अंदर जीने की इच्छा ही खत्म हो गई और उसका मन किया कि वह यहीं अपनी जान दे दे। लेकिन चेन चांगफेंग उसे इतनी आसानी से मरने देने वाला नहीं था। वह बीबी दोंग के बदलते जज्बात और मानसिक स्थिति को अच्छी तरह समझ रहा था, और उसे पता था कि कब रुकना चाहिए। भले ही उसका मन अभी पूरी तरह नहीं भरा था, लेकिन उसने तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लिए। अगले ही पल बीबी दोंग की फटी रह गई आंखों के सामने चेन चांगफेंग ने अपने हाथ के एक इशारे से दो लाल रंग की 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग्स को उस स्पेस के अंदर ला खड़ा किया। 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग्स की खौफनाक और अद्भुत आभा पल भर में पूरे स्पेस में छा गई। हिस्क। बीबी दोंग के मुंह से ठंडी सांस निकल गई। उसकी आंखों में बेइंतहा सदमा, हैरानी और अविश्वास साफ झलक रहा था। उसके ठीक सामने हवा में तैरती दो लाल रंग की 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग्स उसके लिए किसी ख्वाब जैसी लग रही थीं। 1 लाख साल की सोल रिंग्स। बीबी दोंग की आंखें सिमट गईं, यहां तक कि वह अपना विरोध और तड़पना भी भूल गई। उसके कांपते होठों से आवाज निकली, तुमने तुमने सचमुच उन दोनों 1 लाख साल पुराने जीवों को मार डाला? इस दुनिया में अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम्हारे पास पहले खुद को साबित करने जितनी ताकत होनी चाहिए। चेन चांगफेंग ने मुस्कुराते हुए आहिस्ता से बीबी दोंग को आजाद कर दिया। फिर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ उस स्पेस से बाहर निकलते हुए बोला, यह स्पेस ठीक 3 दिनों के अंदर खुद ब खुद गायब हो जाएगा। तब तक इन दोनों सोल रिंग्स को अपने अंदर संभालो, और हाँ, मेरी उस बात को हमेशा याद रखना, अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि अब तुम्हारा शरीर सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा। ये शब्द कहते ही चेन चांगफेंग की परछाई उस सील के अंदर से ओझल हो गई और पीछे छोड़ गई एक गुमसुम और उलझन में डूबी हुई बीबी दोंग को। अब मेरा शरीर सिर्फ मेरा नहीं रहा, इसका क्या मतलब है? बीबी दोंग को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उसके पेट में चेन चांगफेंग का बच्चा पल रहा है और वह प्रेग्नेंट हो चुकी है, इसलिए वह उसकी इस बात का मतलब नहीं समझ पाई। 3 दिनों के बाद स्टारडॉ ग्रेट फॉरेस्ट के बाहरी इलाके से 2 लाल रंग के विशाल रोशनी स्तंभ सीधे आसमान को चीरते हुए ऊपर उठ खड़े हुए। पिछले 3 दिनों से शांत पड़ा स्टारडॉ जंगल एक बार फिर से सहम उठा। वह चुभती हुई लाल रोशनी स्टारडॉ जंगल के ऊपर तेजी से फैल गई और आसमान में एक विशाल लाल रंग का घेरा बनाया और पल भर में चारों तरफ फैल गया। उस लाल रोशनी के दायरे में आने वाली हर चीज खून जैसे गाढ़े लाल रंग में रंग गई। उस खौफनाक ताकत की हलचल ने वहां आसपास छानबीन कर रहे स्प्लिट हॉल के एल्डर्स को भी चौंका दिया। 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट की आभा। क्रिसैंथेमम डॉलुओ ने उस लाल रोशनी की तरफ घबरा कर देखा। गोस्ट डॉलुओ ने अपनी भौहें सिकोड़ी, कुछ गड़बड़ है, इसमें हमारी सुप्रीम पोप की भी आभा शामिल है। चलो। जल्द ही स्पिरिट हॉल के छहों एल्डर्स सुराग तलाशते हुए वहां पहुंच गए और उन्हें आजाद हो चुकी बीबी दोंग मिल गई। सुप्रीम पोप, आखिरकार हमने आपको ढूंढ ही लिया। युए गुआन के नेतृत्व में सभी एल्डर्स ने एक कतार में खड़े होकर सम्मान से बीबी दोंग को प्रणाम किया। माते, आप ठीक तो है ना? सच कहें तो पिछले कुछ दिनों में युए गुआन और बाकी लोग डर के मारे बेहाल थे। स्टारडॉ जंगल के बाहरी इलाके में हुई उस खौफनाक महाजंग ने न सिर्फ पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया था, बल्कि पूरे डॉलुओ महाद्वीप में खलबली मचा दी थी। ऊपर से बीबी दोंग का अचानक गायब हो जाना पूरे स्प्रिट हॉल पर काले बादलों की तरह छा गया था। अब बीबी दोंग को पूरी तरह सही सलामत देखकर सभी ने राहत की सांस ली। मैं ठीक हूं। बीबी दोंग ने अपने दिमाग को शांत किया और ऐसा नाटक किया मानो कुछ हुआ ही ना हो। वह एक बार फिर से अपनी उसी पुरानी सख्त घमंडी और बेपरवाह सुप्रीम पोप के अवतार में लौट आई। आखिरकार वह करती भी क्या उस गुफा स्लैश स्पेस के अंदर हुए अपने अपमान और शर्मनाक वाक्य को सबके सामने बयान कर देती? बीबी दोंग अपने जज्बात में बहने वाली औरत नहीं थी। वह कड़वी से कड़वी बात को दबाना अच्छी तरह जानती थी, चाहे चेन चांगफेंग द्वारा उसका जिस्म छीनना हो या फिर यू शियाओगांग से जुड़ा बदला हो। वह फिलहाल एकदम शांत थी और सही वक्त पर सबका हिसाब एक साथ चुकता करने का इंतजार कर रही थी। वह मन ही मन जानती थी कि जब वह भेड़िया राजा अजूर बुल पाइथन और टाइटैनिक जाइंट ऐप को अकेले मार सकता है, तो अगर वह अभी बदला लेने की कोशिश भी करे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। यहां तक कि अगर वह इन छहों टाइटल डॉलुओं को भी साथ ले जाए, तब भी वे उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते थे। बीबी दोंग ने दूर उस तबाही से खंडहर बन चुकी वुल्फ डेमन माउंटेन रेंज की तरफ देखा। वह अंदाजा लगा सकती थी कि उस राक्षस और दोनों 1 लाख साल के जीवों के बीच कितनी भयानक जंग हुई होगी। उसे पूरा यकीन था कि वह भेड़िया राजा अब तक उस पर्वत श्रृंखला को छोड़कर कहीं दूर जा चुका होगा। मेरा हुक्म सुनो, बीबी दोंग ने एक उलझे हुए मन के साथ कहा। महाद्वीप के सभी बड़े सोल मास्टर, घरानों और ताकतों को इत्तला कर दो, आज से ठीक 1 महीने बाद स्पिरिट हॉल 7 प्रमुख संप्रदायों का चुनाव दोबारा आयोजित करेगा, जिसकी अगुवाई मैं खुद करूंगी। सभी लोग तुरंत स्पिरिट हॉल लौटें। जो आज्ञा। सभी ने सिर झुकाकर हुक्म माना, लेकिन युए गुआन खुद को रोक नहीं पाया और उसने याद दिलाते हुए कहा, सुप्रीम पोप, पर उस 1 लाख साल पुराने गेल डेमन वुल्फ का क्या? अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। बीबी दोंग ने मानो पहले ही समझ लिया था कि युए गुआन क्या कहने वाला है, इसलिए उसने उसकी बात पूरी होने से पहले ही टोकते हुए बात बीच में ही काट दी। इस पीठ पर अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। सब लोग तुरंत स्प्लिट हॉल लौटें। यह कहकर बीबी दोंग रोशनी की एक तेज लकीर बनकर आसमान में ओझल हो गई। सभी टाइटल डॉलुओं एक दूसरे का मुंह देखते रह गए और फिर वे भी एक साथ स्टारडो जंगल से गायब हो गए। उधर स्टारडो जंगल के गहरे अंदरूनी इलाके में, जहां चारों तरफ ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं फैली थीं, एक 70,000 साल पुराना 3 आई टाइगर एक लड़की के कदमों में बेजान पड़ा हुआ था। उसका काला सोल रिंग वह लड़की अपने अंदर अवशोषित कर रही थी। उस वक्त 4 सोल डॉलुओं एक घेरा बनाकर उस लड़की और 2 अन्य युवाओं को अपनी हिफाजत में लिए खड़े थे, लेकिन उन्हें 50,000 साल पुराने कॉन्सेंट्रेटेड हॉर्न लिजार्ड्स के एक बड़े झुंड ने घेर रखा था। उन इंसानों की आंखों में घबराहट और बेबसी का खौफ साफ दिख रहा था। ये लोग कौन थे?
ये थे स्प्रिट हॉल एकेडमी के 4 सोल डोलवो टीचर्स, जो स्प्रिट हॉल की गोल्डन जनरेशन की अगुवाई कर रहे थे। आमतौर पर सोल रिंग्स के शिकार के लिए खुद बीबी दोंग उनके साथ आया करती थी, लेकिन हाल ही में सुप्रीम पोप अचानक गायब हो गई थी और स्प्रिट हॉल के कई टाइटल डोलवो भी स्प्रिट हॉल में मौजूद नहीं थे। चूंकि हुलियाना को अपने छठे सोल रिंग के लिए कम से कम 50,000 साल से ऊपर के ताकतवर सोल बीस्ट की जरूरत थी, और ऐसे शक्तिशाली जीव सिर्फ स्टारडॉ जंगल के मुख्य अंदरूनी इलाके में ही पाए जाते थे। इसलिए हुलियाना को एकेडमी के टीचर्स से मदद मांगनी पड़ी। साथ ही उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वह दोबारा बीबीतों के सामने जाकर मदद की गुहार लगा सके। स्लॉटर सिटी से लौटने के बाद बीबीतों की मदद से अपनी रूह को पाक साफ करके हुलियाना की सोल पावर 59वें लेवल तक पहुंच चुकी थी, जिसने उसके बड़े भाई को भी पीछे छोड़ दिया था। वह गोल्डन जनरेशन की प्रमुख बन चुकी थी और उसे स्प्रिट हॉल की होली लेडी तथा सुप्रीम पोप की पहली उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। उसी दौरान स्प्रिट हॉल को शियाओवू के ठिकाने का पता चला था। बीबीडोंग उस 1 लाख साल के जीव की सोल रिंग और सोल बोन हुलियाना को ही सौंपना चाहती थीं। उन्होंने क्रिसेंथेमम डोलुओ और गोस्ट डोलुओ के साथ 70वें लेवल से ऊपर के 20 कार्डिनल बिशप्स और गोल्डन जनरेशन की टीम को शियाओवू को जिंदा पकड़ने के लिए स्टारडॉ जंगल भेजा था। लेकिन अफसोस, प्यार के अंधेपन में अंधी हुलियाना पर तांगसान का भूत ऐसा सवार हुआ कि तांगसान ने उसे बुरी तरह उल्लू बना दिया। अंत में शियाओवू ने तांगसान के लिए खुद की बलि दे दी और इसके साथ ही स्प्रिट हॉल का वह पूरा मिशन पूरी तरह नाकाम हो गया। स्प्रिट हॉल लौटने के बाद हुलियाना ने दोनों डोलुओं और अपने भाई शियायुए के रोकने के बावजूद सीधे जाकर बीबीडोंग के सामने अपना गुनाह कबूल किया। गुस्से में बीबीडोंग ने उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया और पीछे के महल में जाकर अपनी गलतियों पर पछतावा और पश्चाताप करने की सजा सुना दी। बड़ी मुश्किल से उसकी सजा की मुद्दत पूरी हुई, लेकिन तब तक बीबीडोंग गायब हो चुकी थी। हुलियाना काफी समय से 59वें लेवल पर अटकी हुई थी और खुद को आगे बढ़ाने के लिए उसे एक सोल रिंग की सख्त जरूरत थी। लेकिन कौन जानता था कि इस बार का यह शिकार इतना भयानक मोड़ ले लेगा। भले ही सबने मिलकर 70,000 साल पुराने उस 3 आइड डेमन फॉक्स को मार गिराया था, लेकिन जंग के घमासान की वजह से आसपास के दूसरे सोल बीस्ट्स भड़क उठे थे, खासकर बेरहम कॉन्सेंट्रेटेड हॉर्न लिजॉर्ड्स का कबीला, जिसने उन्हें चारों तरफ से घेर कर उनका रास्ता बंद कर दिया था। उस पर्वत श्रृंखला के चारों तरफ इन कॉन्सेंट्रेटेड हॉर्न लिजॉर्ड्स की खौफनाक तादाद मौजूद थी। वे बेहद ताकतवर शरीर वाली छिपकलियां थीं, जिनमें से हर एक की लंबाई 3 मीटर से ज्यादा थी। एकेडमी के टीचर्स को इन जीवों के बारे में अच्छी तरह पता था। ये हमेशा झुंड में रहते थे और इनके पास जहर तथा पृथ्वी दोनों तत्वों की ताकत होती थी। इनकी चमड़ी इतनी सख्त होती थी कि आम सोल स्किल्स इनके बचाव को भेद भी नहीं पाती थीं, और इनके मुंह से निकलने वाला जहरीला थूक रिफ्लक्स इतना तेजाबी होता था कि सोल पावर भी उसे झेल नहीं सकती थी। शेयुए यान क्या हुलियाना इस बार सचमुच मौत के मुंह से बचकर निकल पाएगी? यान ने सामने मौजूद छिपकलियों के झुंड को खून खराबे वाली नजरों से घूरते हुए दांत पीसकर कहा, लानत है इन छिपकलियों पर। एक दिन मैं वापस आऊंगा और तुम्हारी पूरी नस्ल का सफाया कर दूंगा। यान, थोड़ा होश से काम लो, शे युए ने डांटते हुए उसे टोका और फिर चारों सोल डोलुओं की पीठ की तरफ देखकर पूछा, टीचर्स, आपने यहां से सुरक्षित निकलने की क्या योजना बनाई है? हमारी चिंता छोड़ो, उनमें से एक सोल डोलुओ ने गंभीर आवाज में कहा। हम बूढ़े शायद यहां से जिंदा ना निकल पाए, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, हमें होली लेडी हुलियाना को यहां से सुरक्षित बाहर निकालना ही होगा, वरना अगर हम बच भी गए तो सुप्रीम पोप बीबी डोंग का सामना करने के काबिल नहीं रहेंगे। टीचर्स, शेयुए की आवाज भारी हो गई, फालतू बातें बंद करो। दूसरी तरफ इस समय सिल्वर ड्रैगन किंग गु युएना और ब्लैक ड्रैगन किंग दीतियान अभी भी गहरी नींद में सोए हुए थे। अज़ोर बुल पाइथन और टाइटैनिक जाइंट ऐप के सफाई के बाद जब तक कोई बाकी के 5 ग्रेट फेरोज बीस्ट्स के इलाकों में पंगा न ले, तब तक लेक ऑफ लाइफ पूरी तरह से चेन चांगफेंग और उसकी टोली का साम्राज्य बनने वाला था। लेक ऑफ लाइफ के अंदर खुद अपार जीवन ऊर्जा भरी हुई थी। अगर कोई सोल बीस्ट इसके किनारे साधना करे तो उसकी उम्र और ताकत बढ़ने की रफ्तार कई गुना तेज हो जाती थी। यही वजह थी कि इस लेक ऑफ लाइफ के आसपास हमेशा 1 लाख साल या उससे भी ज्यादा उम्र के ताकतवर सोल बीस्ट्स का जन्म होता आया था, और ये जीव यकीनन शक्तिशाली होते थे। लेकिन यह जगह लियू एरलोंग और बाई चेनशांग को ठहराने के लिए भी सबसे मुफीद थी। इस वक्त वे दोनों झील में मछलियां पकड़ रही थीं, जबकि चेन चांगफेंग एक विशाल चट्टान पर बैठा हुआ निंग रोंगरोंग और जू जुकिंग को अपनी बाहों में समेटे धूप का आनंद ले रहा था। बीच बीच में वह उनके पेट को सहलाकर गर्भ में पल रहे बच्चों की स्थिति महसूस कर रहा था। श्याओ वो भी प्यार से उसके ऊपर चिपकी हुई थी। यह सचमुच उस भेड़िया राजा की जिंदगी का सबसे हसीन और शानदार पल था। अचानक चेन चांगफेंग ने झटके से अपनी आंखें खोलीं। पास में ही इंसानों की मौजूदगी का एहसास हुआ था। वह इतनी तेजी से उठा कि शियाओ वो नीचे गिरते गिरते बची, लेकिन उसने सही वक्त पर उसकी पतली कमर थाम ली। भेड़िया राजा, क्या हुआ? निंग रोंगरोंग ने घबराकर पूछा। जू जुकिंग भी नींद से चौंक कर उठी और उसने घबराहट में चेन चांगफेंग का हाथ कसकर थाम लिया। ऐसा लगता है कि दूर कहीं जंग चल रही है। चेन चांगफेंग ने अपनी भौहें सिकोड़ी और अपनी खौफनाक आध्यात्मिक ताकत को चारों तरफ फैला दिया। स्टारडॉ जंगल के इस मुख्य अंदरूनी इलाके में पंगा लेने वाले कोई मामूली सोल मास्टर्स तो हो नहीं सकते थे। जैसे ही उसकी आध्यात्मिक ताकत ने उस इलाके को ढका, चेन चांगफेंग की आंखों में एक चमक आ गई। हुलियाना, अरे वाह, ये तो बेहद दिलचस्प हो गया।
इसे कहते हैं ढूंढने जाओ तो रास्ता न मिले और किस्मत खुद चलकर दरवाजे पर आ खड़ी हो। मैं तो यही सोच रहा था कि इंसान का रूप धारण करने से पहले इस जंगल में तुम लोगों को ढूंढने का मौका कैसे बनाऊं और तुम सब खुद ही शिकार बनने चले आए। ऐसा लगता है कि ये स्प्रिट हॉल की गोल्डन जनरेशन के लोग हैं, शे युए, हुलियना और यान। चायना चांगफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। स्प्रिट हॉल, हुलियना, निंग रोंगरोंग और जू जू किंग ने एक दूसरे की तरफ देखा। स्प्रिट हॉल के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी और नफरत को याद करते हुए दोनों के मन में एक सुकून भरा एहसास जागा। झूझू चिंग के चेहरे पर एक हल्की सी लाली छा गई। उसने शर्माते हुए कहा, भेड़िया राजा, क्या तुम जाकर हुलियाना को पकड़कर नहीं लाओगे? चेन चांगफेंग ने अपनी भौहें उठाईं और झूझू चिंग के पेट पर हाथ फेरते हुए बोला, अरे वाह, आज इतनी समझदारी कैसे दिखा रही हो? वह बात ये नहीं है। झूझू चिंग ने बेहद शर्माते हुए अपने पेट पर रखे उसके विशाल हाथ को अपने दोनों हाथों में थाम लिया और निंग रोंगरोंग की तरफ एक गुप्त नजर डालते हुए धीरे से कहा, चेना श्यांग और एयरलॉन्ग टीचर के प्रेग्नेंट हुए अभी कम वक्त हुआ है, इसलिए इस दौरान सिर्फ मैं और रोंगरोंग ही तुम्हारा ध्यान रख पा रही थी। लेकिन जब से हम दोनों तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हैं, हम दोनों की ताकत और स्टैमिना पहले जैसा नहीं रहा। सच कहें तो अब हम दोनों से यह सब अकेले नहीं झेला जाता। निंग रोंगरोंग का चेहरा भी शर्म से लाल हो गया और उसने झिझकते हुए सिर हिलाया। साफ था कि उसकी सोच भी झू झू चिंग जैसी ही थी। अरे तो क्या हुआ, तुम्हें संभालने के लिए श्याओ वो भी तो तुम दोनों का हाथ बटाती है ना। मेरा प्यार तो तुम सबके लिए हमेशा बेइंतहा रहेगा। चेन चांगफेंग ने शैतानी हंसी हंसते हुए अपने हाथ फिर से उनकी कमरों पर फिराने शुरू कर दिए। क्या एक बार फिर से हो जाए? नहीं, मुझे और नहीं चाहिए, निंग रोंगरोंग घबराकर बोली। मुझे भी नहीं, भेड़िया राजा, तुम जल्दी जाओ ना, झूझू चिंग ने भी गिड़गिड़ाते हुए कहा। थोड़ी बहुत हंसी मजाक और छेड़छाड़ के बाद चेन चांगफेंग ने अपने हाथ के एक इशारे से पूरे लेक ऑफ लाइफ के इर्द गिर्द एक मजबूत सुरक्षा कवच कायम कर दिया ताकि कोई दूसरा सोल बीस्ट अंदर न घुस सके। इसके बाद वह हवा का एक तेज झोंका बनकर जंगल की उत्तरी दिशा की तरफ उड़ चला। उधर स्पिरिट हॉल एकेडमी के लोगों की जंग अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। चारों सोल डोलवों के मार्शल सोल अवतारों में से दो को उन छिपकलियों के खूनी झुंड ने रौंद कर तोड़ दिया था। साफ दिख रहा था कि वे अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। ठीक उसी पल अपना सोल रिंग अवशोषित कर चुकी हुलियाना के मुंह से खून का एक फव्वारा फूटा और वह पूरी तरह बेहोश होकर उस 70,000 साल पुराने थ्री आइड फॉक्स के शव पर गिर पड़ी। नाना नाना, शे युए और यान ने मिलकर कुछ छिपकलियों को पीछे धकेला। वे दोनों भी अब और नहीं टिक सकते थे। भले ही हुलियाना ने सोल रिंग हासिल कर ली थी, लेकिन उसकी हालत बेहद नाजुक थी। लगता था कि उन छिपकलियों का झर उसके शरीर में फैल चुका था। शे युए, यान, एकेडमी के चारों टीचर्स का हौसला थोड़ा बढ़ा और वे चीखे, तुरंत होली लेडी को लेकर यहां से निकलो। हम अपनी जान दांव पर लगाकर पूरब दिशा की तरफ तुम्हारे लिए रास्ता बनाएंगे। याद रखना, होली लेडी को कुछ नहीं होना चाहिए। शे युए ने एक भयानक चेहरे के साथ सिर हिलाया और जमीन पर पड़ी हुलियाना को अपनी पीठ पर लाद लिया। इंसानों को भागते देख उन कॉन्सेंट्रेटेड हॉर्न लिजार्ड्स का हमला और भी पागलों जैसा हो गया। वे किसी बाढ़ की तरह उन चारों सोल डॉलुओं पर टूट पड़े। गूंज! ठीक उसी पल एक लंबी और बेहद डरावनी भेड़िए की दहाड़ गूंज उठी। पहाड़ जैसी खौफनाक ताकत का दबाव चारों तरफ इस कदर फैला कि पल भर में वे उतावली छिपकलियां थम गईं और डर के मारे थर थर कांपने लगीं। ब्लड लाइन का दबाव और 1 लाख साल से भी ऊपर के महाराक्षस की खौफनाक आभा महसूस करते ही अनगिनत छिपकलियां जमीन पर पेट के बल लेट गईं। सत्यानाश हो, ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही भयानक जीव यहां आ पहुंचा है। एकेडमी के टीचर्स के चेहरे का रंग उड़ गया। वे मन ही मन समझ गए कि अब सब खत्म हो चुका था। वे यहां जरूरत से ज्यादा देर टिक गए थे और आखिर यह स्टार्डो जंगल का सबसे खतरनाक अंदरूनी इलाका जो था। जमीन के भयानक कंपन के बीच 20 मीटर ऊंचा एक विशालकाय फ्लेम वुल्फ किंग घने जंगल के बीच प्रकट हुआ। जंगल के बीच से उसका विशालकाय शरीर धीरे धीरे सभी के सामने प्रकट हुआ। वाह वाह, वो क्या है? द 1 लाख साल पुराना सोल बीस्ट। अब सब खत्म हो गया। शे युए, यान और एकेडमी के चारों सोल डॉलुओ टीचर्स का दिल दहल गया। अगर अभी कुछ देर पहले तक उनके पास भागने का कोई मामूली मौका था भी, तो अब वह भी पूरी तरह खत्म हो चुका था। 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ घोर निराशा। एक दहाड़ से सैकड़ों जानवर कांप उठे, एक दहाड़, और वे सब पीछे हट गए। स्प्रिट हॉल एकेडमी के चारों टीचर्स हैरान और उलझन में पड़ गए। यह विशाल आग का भेड़िया आखिर करना क्या चाहता था? से युए, आज मैं यहां से जिंदा वापस नहीं जाने वाला। तुम्हें हर हाल में नाना को यहां से सुरक्षित ले जाना होगा। किसी के कुछ समझने या संभलने से पहले ही यान अचानक आगे की तरफ झपटा। जब इंसान पूरी तरह निराश हो जाता है तो वह किसी भी हद तक जा सकता है, खासकर यान जैसा आशिक। हुलिना को कुछ नहीं होना चाहिए था। अगर किसी की मौत होनी थी तो वह सबसे पहले खुद अपनी जान देने के लिए तैयार था। यान, बेवकूफी मत करो, रुको, लीडर टीचर ने बदहवास होकर चिल्लाते हुए चेतावनी दी। ऐसा लगता है कि इस आग के भेड़िए में कोई दुश्मनी या मारने की नियत नहीं है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस वक्त यान एक तोप के गोले की तरह चेन चांगफेंग की तरफ लपक चुका था। चौथी सोल स्किल, खौलता अलावा। यान की चौथी सोल स्किल तुरंत एक्टिवेट हो गई। जैसे ही उसने यह हमला किया, चेन चांगफेंग के पैरों के नीचे की पूरी जमीन एक विशाल धधकते हुए लावे के समंदर में बदल गई। यह नजारा बेहद खौफनाक और डरावना था।
जमीन दहल उठी और ठीक उसी पल जब लावा उबल रहा था, यान ने अपनी 5वीं सोल स्किल के लिए ताकत बटोर ली। 5वीं सोल स्किल, फ्लाई किल वाइल्ड स्वेलो। अगले ही पल चेन चांगफेंग के चारों तरफ और पैरों के नीचे से आग तथा मिट्टी के अनगिनत चमकदार खंभे तेजी से ऊपर उठे। वे लावा और मिट्टी से बने किसी खूंखार ड्रैगन्स की तरह दहाड़ते हुए चेन चांगफेंग की तरफ लपके। ये डुअल एट्रीब्यूट वाला सोल स्किल का हमला था। जी हां, भले ही यान का मार्शल सोल फ्लेम लॉर्ड था और देखने में आग ही उसका सबसे बड़ा हथियार लगती थी, लेकिन असलियत में आग के साथ साथ उसकी पृथ्वी एट्रीब्यूट की ताकत भी उतनी ही भयानक थी। और उसकी यह चाल फ्लाई किल वाइल्ड स्वैलो मिट्टी और आग के मेल से बनी एक ऐसी सोल स्किल थी जिसकी मारक क्षमता साधारण आग से कहीं आगे बढ़कर किसी सोल डोलुओ स्तर के हमले का मुकाबला कर सकती थी। बेवकूफ कहीं का, चेन चांगफेंग ने एक ठंडी हुंकार भरी और अपने विशाल भेड़िए वाले पंजे को जमीन पर जोर से दे मारा। धड़ाम! एक भयानक धमाका हुआ और इस बार सचमुच जमीन फट गई। उसके पैरों के नीचे का सारा लावा टूटकर बिखर गया और हवा में लहराती व रंगीन फ्लाई किल वाइल्ड स्वैलो की ताकत प्रचंड आग के तूफान की हवा में उड़कर गायब हो गई। आग की लपटें हवा में बिखर गईं। वहीं दूसरी तरफ पागलों की तरह हमला करने वाला यान ऐसा लगा मानो किसी विशाल पहाड़ से टकरा गया हो। वह तोप के गोले की तरह उल्टे पैर पीछे जा गिरा, जिसे लीडर टीचर ने बड़ी मुश्किल से हवा में लपक कर संभाला। छोटे सिर फिरे। चेन चांगफेंग इंसानी आवाज में गरजते हुए बोला, अगर बीबीदों का लिहाज न होता तो मैं तुझे अपने एक ही पंजे से मारकर रख देता। ये शब्द सुनते ही सभी के दिलों की धड़कनें रुक गईं। बीबीदों, सुप्रीम पोप। उन सभी के सिर के ऊपर अनगिनत सवालिया निशान खड़े हो गए। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। श्रीमंत, महाराक्षस, स्प्रिट हॉल एकेडमी का लीडर सोल डोलुओ घबराते हुए बोला, क्या क्या आप हमारी सुप्रीम पोप को जानते हैं? सच कहें तो उसका दिल बैठा जा रहा था। सुप्रीम पोप, भला इतने खौफनाक और ताकतवर सोल बीस्ट को कब से जानती थी और इसने उन्हें अभी तक मार क्यों नहीं गिराया था? हुलियाना बस मरने ही वाली है ना? चेन चांगफेंग ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय बेरुखी से कहा, अगर तुम लोग इस वक्त अपनी पूरी ताकत लगाकर भी स्टारडो जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, तब भी तुम्हें कम से कम 10 से 12 दिन लगेंगे और उसके शरीर में फैला यह जहर उसे उतने दिनों तक जिंदा नहीं रहने देगा। उसे मेरे हवाले कर दो, शायद मैं उसकी जान बचा लूं और इसी बहाने बीबी दोंग को एक जवाब भी मिल जाएगा।